Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is for specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of application, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Questions only relating to today's topic will be taken up and other questions will be ignored. Today's topic is special general body meetings. Notice period कितना होना चाहिए, types of agenda, procedures and the legalities about it. कुछ समय पहले हमने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में वेबिनार किया होता. आज का भी क्वाइट सिमिलर है. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स और एजीएम में बहुत फर्क है. एजीएम के बारे में सेक्शन 75 में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेना है, उसके अंदर कंपलसरी है, एब्सोल्युटली कंपलसरी आइटम्स थे. जैसे उदाहरण के तौर पे पिछला एजीएम का मिनट्स, सारे एसजीएम जितने भी किए साल भर में उसके मिनट्स पास करना, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट, बजट प्रोजेक्शन शीट, न्यू ट्रांसफर्स, बायलॉ अमेंडमेंट्स, एनी रेजोल्यूशन फॉर डिफॉल्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब जो पास करने थे वो सब आप एजीएम में कर सकते थे. जो एजीएम में कर सकते थे या कर सकते हो, वो चीज स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में आप नहीं कर सकते. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इमरजेंसीज के लिए बुलाई जाती है, जो नॉन नॉर्मल, नॉन रूटीन एजेंडा सामने आ गया किसी कारणवश, उस चीज को लेने के लिए. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को हम एसजीएम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में. तो एसजीएम आप साल भर में कितने भी ले सकते हो, हर महीने एक ले सकते हो, हर हफ्ते एक ले सकते हो, हर तिमाही 3 क्वार्टर्स में क्वार्टरली वगैरह, जब मर्जी आप ले सकते हो. आप स्पेशल एसजीएम को आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आपके सोसाइटी का बजट के ऊपर है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. कानूनी तौर पे मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप एजीएम या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को रिकॉर्ड करो. आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में डिपेंडिंग ऑन द एजेंडा आइटम आप लीगल एडवाइजर को भी बुला सकते हो, आर्किटेक्ट्स को भी बुला सकते हो, इंजीनियर्स को भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जीएसटी कंसल्टेंट्स, लिफ्ट, पेस्ट और जो अदर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो वेंडर्स हैं उन सबको भी बुला सकते हो.
यह अधिकार बुलाने का जो है वो मैनेजिंग कमेटी के पास में है। जनरल बॉडी के पास में यह अधिकार नहीं है टू डिसअलाउ और डिस्प्यूट द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल इनवाइटीज। इन सबको स्पेशल इनवाइटीज कहा जाता है। यह अधिकार जो स्पेशल इनवाइटीज को बुलाने का है वो अधिकार मैनेजिंग कमेटी को मिला हुआ है, बिकॉज मैनेजिंग कमेटी इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी, गवर्निंग बॉडी अंडर सेक्शन 73(1) and section 154(b)(1)(9). जब भी आप एसजीएम बुलाते हो तो उसका एजेंडा जो है वो आपको मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पास करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक एजेंडा रखा टू डिस्कस एंड डिसाइड सिविल रिपेयर्स, पेंटिंग, रिपेयर्स ऑफ कंपाउंड वॉल, बड़े खर्चे हैं जैसे गार्डनिंग का हो गया या कुछ और चेंज करना है या कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो सब चीज के लिए। तो ये सारी चीजों का पहले स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में मीटिंग का जो एजेंडा बनना है वो एजेंडा पहले मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पास करना है। जब एक बार मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पास हो जाएगा तो उसी मीटिंग में तारीख, वक्त और जगह ये तय होगा। डेट, टाइम एंड प्लेस ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है। जनरल बॉडी की कोई भी मेंबर को ये अधिकार नहीं है। स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग आप बायलॉज के हिसाब से 5 दिन के पीरियड में बुला सकते हो, लेकिन बायलॉ ये भी कहता है कि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और कम समय में भी बुला सकते हो। इन अदर वर्ड्स बायलॉ एसजीएम जो है वो आज के दिन पे शाम को भी बुला सकते हो और 1 दिन के अंतराल में भी बुला सकते हो या 5 दिन के अंतराल में। कुछ एसजीएम जो है वो उसको 14 डेज का कंपलसरी नोटिस लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रीडेवलपमेंट वगैरह का जो इश्यूज होते हैं या मोबाइल टावर के इश्यूज हैं वगैरह, तो जो लार्जली सारे मेंबर के फाइनेंसेस को, कैपिटल इश्यूज को रिलेटेड है, वो सब चीजों का एसजीएम का नोटिस 14 डेज का रहेगा। नहीं तो अदरवाइज यू कैन कॉल एन एसजीएम इन 5 डेज नोटिस या उससे कम पीरियड में भी आप कॉल कर सकते हो। एसजीएम के दौरान कोई भी मिनट्स, भले वो एजीएम का हो या दूसरे कोई एसजीएम का हो या मैनेजिंग कमेटी का, उस मीटिंग में ये सब चीजों का मिनट्स जो है उसको कंसीडर नहीं करता है, ना कोई पास करते हैं। एनी एंड ऑल मिनट्स ऑफ अर्लियर एजीएम और एनी अर्लियर एसजीएम, जैसे बरस में आपने 4 एसजीएम किया और 1 एजीएम किया, तो ये 5 जनरल बॉडी के मिनट्स को आप आते वाले अगले साल के एजीएम में ही आप पास करोगे, अप्रूव करोगे। बट बीच में आप ये कहोगे कि मैंने पिछले एसजीएम को लिया तो उसका मिनट्स में ये वाले एसजीएम में पास करूंगा, ये परमिट नहीं है। सेक्शन 75 में इसका क्लियर कट वर्णन भी है। एसजीएम में आप डिफॉल्टर्स के ऊपर भी आप एक एजेंडा रख सकते हो और मेजर रिपेयर्स के बारे में एक एजेंडा रख सकते हो। किसी मेंबर ने कोई कोर्ट केस फाइल कर दिया हुआ है अगर, तो उस चीज के बारे में भी एजेंडा रख सकते हो। एसजीएम में आप एक एजेंडा से लेकर 100 एजेंडा तक भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट कितना है, आपको कितना टाइम देना है उसमें। तो टिपिकली नॉर्मल तौर पे कोई भी एसजीएम में 1 से लेके 4-5 एजेंडा तक में काम निपट जाता है।
एसजीएम में ऑडिटर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एजीएम में है, सेक्शन 75 के अंतर्गत। तो आप एसजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को क्लियर नहीं कर सकते, मैनेजिंग कमिटी के वर्किंग रिपोर्ट को आप क्लियर नहीं कर सकते। एसजीएम में अगर आपको कोई फंड्स विड्रॉ करना है बैंक में, जो आपका सिंकिंग फंड या रिपेयर फंड या कॉर्पस फंड या रिजर्व फंड वगैरह कुछ विड्रॉ करना है अगर, तो उसका प्रॉपर रिपोर्ट बना के पेश करके आप एसजीएम में कॉल करके टू डिस्कस एंड डिसाइड टू विड्रॉ सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह वगैरह टू द ट्यून ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर सो एंड सो पर्पजेस एज पर द रिपोर्ट अटैच्ड। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आप सिविल रिपेयर्स कर रहे हो, टोटल सैंक्शन बजट सिविल रिपेयर्स का 1 करोड़ रुपीस है। आपने मेंबर से पैसा लेना शुरू किया, सब लोगों से 1,000 रुपीज लेना शुरू किया, लेकिन काम होते होते पता चलता है कि फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं या कई मेंबर्स डिफॉल्टर्स हैं या डिस्प्यूट्स हो गया, लेकिन काम तो रुक नहीं सकता है। तो आप उस पर्पस के लिए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकते हो और ये सब फंड को विड्रॉ करने के लिए आप परमिशन ले सकते हो। अगर किसी कारणवश आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने मोबाइल टावर इंस्टॉल कर दिया, मोबाइल टावर का बड़ा सा डिपॉजिट आ गया या एडवांस रेंट आ गया, या किसी मेंबर ने बड़ा सा डोनेशन दे दिया। डोनेशन कोई भी मेंबर दे सकता है, वॉलंटरी डोनेशन कभी भी दे सकता है। ये बात और है कि सोसाइटियों में यूजुअली टिपिकली डोनेशंस नहीं आते हैं, लेकिन आप हर सोसाइटी मेंबर डोनेशंस दे सकता है जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए। सोसाइटी बाहर के एजेंसियों से भी डोनेशंस ले सकती है। सोसाइटी डिपेंडिंग ऑन द बायलॉज बाहर के दूसरे सोसाइटियों से डिपॉजिट्स भी ले सकती है। डिपेंडिंग ऑन द बायलॉज एंड अदर प्रोसीजर्स, सोसाइटी लोन भी दे सकती है अपने खुद के मेंबरों को भी और दूसरे सोसाइटीज को भी, ये भी कानून में अवेलेबल है। एसजीएम में एक एजेंडा आप ऐसा भी रख सकते हो कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, एक्सेस पेमेंट पड़े हुए, क्या हम ये इन्वेस्टमेंट कोई भी आरबीआई परमिटेड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी मार्केट्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, उसका भी हम प्रोसीजर करके एसजीएम में आप ले सकते हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स बाहर करना है तो अगेन उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जनरल बॉडी के सामने पेश होता है, तब जाके फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेंबरशिप ट्रांसफर का जो ट्रांसफर्स का है पूरे साल में कितना हुआ, ये आप एसजीएम में नहीं ले पाओगे क्योंकि ये सेक्शन 75 में कवर्ड है और सेक्शन 75 सिर्फ और सिर्फ जीएम के लिए है। तो आप नया मेंबरशिप ट्रांसफर्स आप नहीं ले पाओगे उसके अंदर। बायलॉ का अमेंडमेंट का जो है वो भी आप एसजीएम में नहीं ले पाओगे। हाउएवर, अगर डेप्यूटी रजिस्ट्रार की तरफ से कोई आपको ऑर्डर आता है कि आपका बायलॉज को अमेंड करो, तो आपको वो प्रोसीजर करके 14 डेज का एसजीएम का नोटिस निकाल के आपको वो बायलॉ अमेंडमेंट का करना है, लेकिन उसके लिए आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का ऑर्डर चाहिए होगा। मेंटेनेंस बिल्स अगर इंक्रीज करना है तो वो आप एसजीएम में कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। टिपिकली इंक्रीज ऑफ मेंटेनेंस बिल जो है वो बजट प्रोजेक्शन शीट के ऊपर डिपेंड करता है। बजट प्रोजेक्शन शीट जो है वो एजीएम का कंपोनेंट है, एजीएम का हिस्सा है और सेक्शन 75 में कवर है। हाउएवर, अगर आपने ऐसा पास कर दिया कि बजट प्रोजेक्शन शीट आपने पास कर दिया हुआ है और आज वक्त नहीं है मेंटेनेंस बिल को इंक्रीज करने के लिए, हम और कभी स्पेशल जनरल बॉडी बुलाएंगे, कंसिडर करेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे, तो उसका ऑफशूट या सप्लीमेंट्री एजेंडा बोल के हम उसको एसजीएम में भी ले सकते हो।
एजीएम में अटेंड करने के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कोई कई फ्लैट्स होते हैं वो कोई कंपनी के नाम पे है या लीगल एंटिटी के नाम पे है या ट्रस्ट के नाम पे है या एनजीओ के नाम पे है। अगर उनको अटेंड करना है एजीएम या एजीएम भी इवन, तो उनका बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए होगा। हमने पिछले एजीएम में ऐसा बताया था कि फैमिली मेंबर्स, बोनाफाइड मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स बाय लॉ नंबर 326 में वर्णन दिया हुआ है। तो अगर वो चाहे तो आप उनको भी अटेंड करने के लिए अलाउ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द चेयर एंड सब्जेक्ट टू provided to that they do not interfere in any manner in the general body meeting. They are just going to be what is called as gallery spectators. हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि पार्लियामेंट में भी गैलरी स्पेक्टेटर्स का प्रोविजन है। आप पार्लियामेंट में जाके लोकसभा वगैरह के प्रोसीडिंग्स आप गैलरी में बैठ के देख सकते हो। आप गूगल करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा। अभी एक मजेदार चीज ऐसा भी है कि स्पेशल जनरल बॉडी बुलाने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को भी है, मैनेजिंग कमेटी को है। लेकिन सेक्शन 76 यानी कि 76 में एक स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि जनरल बॉडी को भी स्पेशल जनरल बॉडी बुलाने का अधिकार है, और उसके लिए जो चाहिए होगा रिक्विजिशन यानी रिक्वेस्ट लेटर, वो चाहिए होगा साइन बाय एटलीस्ट 20%, नॉट 20 मेंबर्स, 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल लीजिए कि आपके सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 20 मेंबर्स एक रिक्वेजिशन साइन कर सकते हैं कि वी रिक्वेस्ट यू टू कॉल एन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग फॉर सो एंड सो एजेंडा। तो वो एजेंडा जो डिसाइड करता है वो 20 मेंबर डिसाइड करते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी को ये एप्लीकेशन को कंसिडर करना कंपलसरी है सेक्शन 76(1) में, और अगर नहीं कंसिडर करती है, नहीं बुलाती है एसजीएम, तो सेक्शन 72 में वो 5 साल के लिए डीबार भी हो जाती है। और ये कंसिडर करके एसजीएम बुलाने का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 30 डेज है, 30 दिनों के अंदर ये जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का रिक्वेजिशन बाय 20% ऑफ द मेंबर्स, वो उनको 30 दिनों के अंदर अपनी एमसी मीटिंग में कंसिडर करना है, रिक्वेस्ट करना है, पास करना है, और तुरंत उस मीटिंग को कॉल करना है। लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का। उस मीटिंग में, उस एसजीएम में अगर आप चाहे तो आपके मन मर्जी का एजेंडा डाल सकते हैं। एक फेवरेट एजेंडा है, जैसे कि आप मैनेजिंग कमेटी से परेशान हैं, आपको मैनेजिंग कमेटी को बाहर निकाल देना, पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को बाहर निकाल देना है। तो उस पूरी मैनेजिंग कमेटी को बाहर निकालने का और कोई भी तरीका नहीं है, बट ये सिंपल एक तरीका है कि आप 20 मेंबर का सिग्नेचर लो, उसमें एजेंडा लिखो। आप एजेंडा आपको लिखना है, मतलब ये 20% मेंबर को, आप 30%, 40 लोग, 50 लोग, कितने भी लोगों का सिग्नेचर ले सकते हो उसके अंदर, लेकिन मिनिमम चाहिए उसमें 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स। आपको मैनेजिंग कमेटी को निकाल देना है, तो आपका एजेंडा क्या होगा? टू डिस्कस एंड डिसाइड टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन against the entire managing committee. Yeah, you can even say against the secretary or against the chairman or against the treasurer or against so and so managing committee member. तो आप पूरी मैनेजिंग कमेटी निकालना है तो आप लिखोगे टू डिस्कस एंड डिसाइड टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एंटायर प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी। और उसके पहले एक एजेंडा होगा टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। यानी टिपिकली हर मीटिंग में चेयरमैन प्रिसाइड करता है मीटिंग को। आप इस रिक्वेजिशन मीटिंग में आप ये भी बोल सकते हो कि टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, और उस मीटिंग के शुरू होने के पहले
जनरल बॉडी में से आप किसी भी एक मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हो, वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। बाकी सब मैनेजिंग कमेटी मेंबर साइड में बैठे रहेंगे, लेकिन वो प्रिसाइड करेगा और उसके नेतृत्व में उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर पावर्स में ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। उसमें प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। और उस पर्टिकुलर एसजीएम में आपने जो जो एजेंडा रिक्वेजिशन में, रिक्वेस्ट लेटर में डाला हुआ है, वो इस पर डिस्कस होगा और वही फाइनल माना जाएगा। और जनरल बॉडी के मीटिंग में जो डिस्कशंस होती हैं या फाइनल किया जाता है डिसीशंस मेजॉरिटी वोट्स से। तो एक सेक्शन 72 है जिसमें लिखा हुआ है कि जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन विल बी फाइनल एंड सुप्रीम इन द मैटर ऑफ ऑल एजेंडा इन द नोटिस। तो नोटिस में अगर आपने लिखा है कि 4 एजेंडा है, तो वो 4 एजेंडा के ऊपर जनरल बॉडी का जो डिसीजन है वो सुप्रीम और फाइनल माना जाएगा। एजेंडा आइटम के बगैर जनरल बॉडी का कोई भी डिसीजन यूजलेस है और मान्य नहीं है। ओनली ऑन द एजेंडा द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी विल बी फाइनल एंड सुप्रीम एंड नॉट एनीवेयर एल्स। बाकी सारे अधिकार मैनेजिंग कमेटी को दिए हुए। आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में रीऑडिट का भी एप्लीकेशन पास कर सकते हो इसी रिक्वेजिशन के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल रीऑडिट करना है आपको, तो अगर अनिल शर्मा बोलता है कि मुझे रीऑडिट करना है, तो अनिल शर्मा को इंडिविजुअल एप्लीकेशन मूव करना होगा रीऑडिट के लिए, और उसको रीऑडिट का जो खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अनिल शर्मा बेयर करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी के माध्यम से रीऑडिट करना है, तो ये आप एसजीएम में रिक्वेजिशन, एसजीएम में रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से एजीएम में आप ये एजेंडा डाल सकते हो कि टू डिस्कस एंड डिसाइड टू कंडक्ट री-ऑडिट अंडर सेक्शन 81 फॉर द लास्ट 5 years एट द एक्सपेंस ऑफ द सोसाइटी। आप ये भी पास करा सकते हो उसके अंदर। अगर ऐसा पास हुआ है तो सोसाइटी के एप्लीकेशन के बेस पे री-ऑडिट होगा। अगर आपने अकाउंट्स पास भी कर भी दिया पहले, तो भी आप री-ऑडिट सोसाइटी का करा सकते हो। आई जस्ट रिपीट कि पिछले 5 साल का बैलेंस शीट अगर आपने पास कर दिया है हर जनरल बॉडी मीटिंग्स में, तो भी सेम बैलेंस शीट को आप री-ऑडिट करवा सकते हो, बट लिमिट है 5 साल तक का, अंडर 81 सेक्शन 81 के पैरामीटर्स के अंडर में। तो आप ये भी एक एजेंडा ले सकते हो एसजीएम में। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप एसजीएम को वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आपके बजट परमिट करता है तो। पर ये जरूरी नहीं है कि इट इज कंपलसरी टू रिकॉर्ड। कोई मेंबर बोलेगा कि कंपलसरी है रिकॉर्ड करना, ऐसा अभी तक एमसीएस एक्ट ये रूल्स में ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। एसजीएम में जनरल बॉडी के पास अधिकार ये रहेगा मीटिंग के दौरान कि जो प्रेजेंट चेयरमैन है सोसाइटी का, इलेक्टेड जो चेयरमैन है अपॉइंटेड, उसको अब हटा के जनरल बॉडी के किसी भी एक मेंबर को आप प्रेसिडेंट फॉर द एसजीएम आप चुन सकते हो, और उसके लिए मेजोरिटी का वोट लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 100 मेंबर ने अटेंड किया और 100 मेंबर का सिंपल मेजोरिटी है 51 मेंबर्स, और 51 मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हमको ये वाला चेयरमैन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं चाहिए, हमारे बीच में से ही अनिल भाई को प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग बनाना है, और उसको 51% लोगों ने वोट कर दिया। तो अनिल भाई को प्रिसाइड करने का अधिकार मिल जाता है, चेयरमैन को साइड में बैठना पड़ेगा, और वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बनता है अनिल भाई, he will be conducting the meeting, he will be signing the minutes of that particular meeting, he will be endorsing it, not signing it. मैनेजिंग कमेटी ये नहीं बोल सकती है कि ये एजेंडा मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको एक एजेंडा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में ये पास करना है कि वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी, अगर आपको ये एजेंडा पास करना, तो मैनेजिंग कमेटी ये नहीं बोल सकती कि हमारे विरुद्ध में है, इसके लिए हम ये एजेंडा पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर वो डिस्कशन नहीं करते हैं
या मीटिंग नहीं कॉल करते हैं, तो सेक्शन 76(2) के अंदर में उनको 5 साल का डिबारमेंट यानी हकाला का प्रोविजन दिया हुआ है। जो भी आप रेजोल्यूशन पास करोगे जनरल बॉडी मीटिंग्स में, भले वो एजीएम हो या एसजीएम हो, every agenda will be proposed and seconded by one of the attendee general body members. अगर वो यूनानिमसली पास हुआ है तो वैसा लिखेंगे आप, proposed by अनिल, seconded by सुनील, passed unanimously, or you will be writing proposed by so and so, seconded by so and so, passed with majority vote. और अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वहां पे लिखोगे आप नीचे objected by Mr. So and so, so and so, so and so. But it has to be passed with majority vote. If it is not passed by majority vote, then that agenda will fail. So hence, you will have to write over there that the agenda has failed because of negative voting. एसजीएम में भी आप हाथ उठा के वोटिंग का प्रोविजन कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आपके जो भी रेजोल्यूशंस आप लिखोगे, ये ध्यान रहे कि वो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है। वो जैसे कोर्ट में कैसे लीगल प्रोसीडिंग होती है, सेम टू सेम प्रोसीडिंग आपके जनरल बॉडी मीटिंग्स में भी होती है। तो आपको जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी वेरी वेरी कंसाइज, और इंडिविजुअल मेंबर्स के कमेंट वगैरह उसमें नोट नहीं होने चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर बोलता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके ओपिनियंस होंगे, उसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो सब नोट करने की जरूरत नहीं होती। वो आपका एजेंडा भी नहीं होता है और वो नोट भी नहीं करना है। अगर आप करते हो और कभी मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट जाता है या और कोई कोर्ट जाता है, कंज्यूमर कोर्ट जाता है, तो ये सब प्रूव करना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट देखेगी कि किसने प्रपोज किया था या नहीं किया था इस एजेंडा को, किसने सेकंड किया था कि नहीं किया था, और ये एक्चुअली पास हुआ या नहीं हुआ है। कई सोसाइटी में लिखते हैं रेजोल्यूशन इज कैरिड ऑन बाय सो एंड सो, प्रपोजर का नाम नहीं है, सेकेंडर का नाम नहीं है, वो गैर कानूनी है, कोर्ट के नजरिए से वो एडमिटेबल नहीं है, और वो वाले एजेंडा को स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है। एजीएम का मिनट्स जो है वो भी एजीएम के तरह आपको मैक्सिमम 90 दिनों के अंदर रबर स्टैम्प लगा के सर्टिफाइड कॉपी मिनट्स की आपको हर मेंबर को बांटना है। और अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो मेंबर के रिक्वेस्ट से आप उसकी एक कॉपी मेंबर को देना है। हर जनरल बॉडी मीटिंग में डिफॉल्टर जो है उसको वहां पे पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेने का अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप डिफॉल्टर हो तो आप एजीएम में आप आ नहीं सकते हो, या प्रपोज नहीं कर सकते हो, या सेकंड नहीं कर सकते हो। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इज नॉट एन इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग। हमारे कोऑपरेटिव कानून में दो ही टाइप की मीटिंग का वर्णन दिया हुआ है, बायलॉस में भी, एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। कई लोग लिखते हैं इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग, विच इज एक्चुअली स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी। अपने अपने तौर तरीके से शब्दों को गोलमाल करके लिखते हैं, लेकिन जो कानूनी जो शब्द हमारे बायलॉस में लिखा है वो एजीएम है, यानी जनरल बॉडी मीटिंग और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी मीटिंग्स में ऐसा कोई भी एजेंडा या रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाओगे आप जो कि लेजिस्लेटिव या स्टैट्यूटरी लॉ के विरुद्ध में है। जैसे आप जनरल बॉडी मीटिंग में ये पास नहीं कर पाओगे कि भाई हम बॉक्स ग्रिल अलाउ करते हैं या माइनर एनक्रोचमेंट्स अलाउ कर देते हैं, या दो फ्लैट के बीच का जो डिवाइडिंग वॉल्स है उसको हम अलाउ कर देंगे, या मेंटेनेंस बिल को हम इतना कम करेंगे या 2 बिल में देंगे ताकि जीएसटी अवॉइड हो सके, या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। वो सब गैर कानूनी है। तो जो गैर कानूनी चीज है
वो एसजीएम में आप पास कर चर्चा करके पास नहीं कर पाओगे। अगर आप पास करते हो तो जो प्रपोजर है और जो सेकेंडर है वो विटनेस के तौर पे लायबल हो जाता है और उस पे भी केस चल सकता है। जनरल बॉडी की मीटिंग के दौरान अगर आप किसी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये गैर कानूनी एजेंडा है, तो आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाथ उठा के ये बोलने के लिए कि ये एजेंडा गैर कानूनी है, मेरा इस पे ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाए। ये क्यों किया जाना चाहिए कि अगर कभी कोर्ट केसेस हो गए तो कम से कम आप ये प्रूव कर सकते हो उसमें कि मेरा इसमें ऑब्जेक्शन था, मेरा इस एजेंडा गैर कानूनी एजेंडा को पास करने में मेरा कोई सहमति नहीं था। हर जनरल बॉडी मीटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, या तो चेयरमैन हो सकता है आपके सोसाइटी का, या तो जनरल बॉडी में से किसी भी एक आदमी को नॉमिनेट करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये अधिकार है कि अगर कोई मेंबर न्यूसेंस कर रहा है या शोर कर रहा है या मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो चेयरमैन मीटिंग को या तो एडजर्न कर सकता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या सीनेट है या 30 दिनों के लिए, या परमानेंटली एडजर्न कर सकता है उस मीटिंग को। तो मीटिंग में से न्यूसेंस फैलाने वाले को, गाली गलौज देने वाले को, एब्यूजिंग करने वाले को हटाने का अधिकार जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, और उसको वो एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मीटिंग को एडजर्न करने का भी पावर रखता है और डिस्टर्बिंग मेंबर को हटाने का भी पावर रखता है, और व्यूइंग गैलरी में जिस किसी को भी बैठना है उसको भी बैठने का अलाउ कर सकता है, प्रोवाइडेड जो व्यूइंग गैलरी में बैठा हुआ है, स्पेक्टेटर गैलरी जिसको बोल सकते हैं, उसमें से कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे। कई बार प्रश्न ये उठता है कि जनरल बॉडी मीटिंग पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आप तब दोगे किसी को जब आप, मानो उदाहरण के तौर पे आप सिंगल फ्लैट होल्डर हो या जॉइंट भी हो या कोई भी हो, लेकिन आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो, आप अब्रॉड हो, दुबई गए हो या कहीं पर भी गए हो, तो आप एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी उस अनिल भाई के नाम पे दे सकते हो। अनिल भाई वो पावर ऑफ अटॉर्नी सोसाइटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी को देगा, बोलो मैं, मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मेरे को जनरल बॉडी मेंबर जनरल बॉडी अटेंड करने का अधिकार दिया हुआ है। चेयरमैन सेक्रेटरी बोलेगा कि नहीं नहीं, बायलॉज में लिखा है कि प्रॉक्सी अलाउड नहीं है अटेंड करने के लिए। प्रॉक्सी और पावर ऑफ अटॉर्नी में फर्क है। ऐसी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एक एप्लीकेशन लिख सकता है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को और बोल सकता है कि भाई मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है, और मुझे मेंबर के बिहाफ में मुझे जनरल बॉडी अटेंड करना है, आप इसका डायरेक्शन लेटर निकालो सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम पे। रजिस्ट्रार ऐसे लेटर निकालता है, कई बार निकल भी चुके हैं। आप पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे आप कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो। तो जो डायरेक्शन लेटर निकलता है वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, अपना अधिकार है उसके पास में, 154(20)(27) के अंडर में वो डायरेक्शन लेटर निकाल सकता है, और जनरल बॉडी मैनेजिंग कमिटी इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अगर किसी कारणवश जनरल बॉडी मैनेजिंग कमिटी फिर भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार का लेटर का भी रिफ्यूजल करती है या डिसओबे करती है, तो उस पर्टिकुलर मैनेजिंग कमिटी को या पूरी मैनेजिंग कमिटी को 154(b)(23) के अंडर में डीबार भी किया जा सकता है 5 साल के लिए। जनरल बॉडी का मिनट्स जो भी पास किया हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि 20% या 30% मेंबर ये बोलते हैं कि हमको ये मैनेजिंग कमेटी पसंद नहीं है, इसको निकाल दो, कुर्सी से उतार दो करके, और उन्होंने एक एजेंडा लिया कि डिसाइड टू
pass no confidence motion against the present managing committee. उस जनरल बॉडी मीटिंग में ये एजेंडा पास भी कर दिया मेजॉरिटी वोट से। मेजॉरिटी वोट से पास होना जरूरी है। मेजॉरिटी वोट का मतलब कोऑपरेटिव लॉज में सिंपल मेजॉरिटी बोला गया है, मतलब 100 मेंबर अगर अटेंड किया हुआ है, भले 1000 मेंबर की सोसाइटी क्यों ना हो, लेकिन अगर 100 मेंबर अटेंड किया हुआ है और उसमें से 51% ने बोल दिया कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है इस मैनेजिंग कमेटी को रिन्यू करते हैं, तो ये रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया वहां पे। अब ये जो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको चैलेंज करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में है अंडर सेक्शन 91, और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में ये पर्टिकुलर मिनट्स को चैलेंज करने या सेट असाइड करने का अधिकार नहीं होता है। ये एक तरीका है आपके करंट मैनेजिंग कमेटी को हटा देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट मैनेजिंग कमेटी दादागिरी कर रही है या परेशान कर रही है या नहीं सुनती है या फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हुए जा रहा है वगैरह वगैरह, या फेवरिटिज्म हो रहा है, कई कारण होते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे सारे एजेंडा कंपोज कर सकते हो। रजिस्ट्रार को अधिकार नहीं है ऐसे कोई भी एजेंडा और रिजोल्यूशन को सेट असाइड करने का, ये सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट के। बायलॉज के हिसाब से जनरल बॉडी में कोई भी रेजोल्यूशन जो पास किया हुआ है वो 6 महीने तक उसको रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन ये बायलॉज का कंपोनेंट है। हाउएवर सेक्शन 76 ये बोलता है कि कोई भी एजेंडा 20% लोगों के सिग्नेचर में आता है अगर, तो उसको कंडक्ट करना जरूरी है वो एसजीएम को, और उसमें जो डिसीजन पास किया हुआ है सेक्शन 72 मतलब जनरल बॉडी सुप्रीम पावर, उसके अंदर अगर पास हुआ है तो वो पर्टिकुलर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन जो 6 महीने तक रिवोक नहीं किया जा सकता था, ऐसे वाले माध्यम से रिक्वेजिशन एजीएम लेके एसजीएम लेके आप इसको रिवोक कर सकते हो। अगेन सिंपल मेजोरिटी जरूरी है, रिक्वेजिशन जरूरी है, और रिकॉर्डेड रेजोल्यूशन जरूरी है। मतलब आपने ये पास किया कि 100 रुपए मेंटेनेंस बढ़ा देना है, कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो अब इसको कानून के हिसाब से 6 महीना आप रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन 20-30% लोग ये रिक्वेजिशन लेटर लेके आते हैं और बोलते हैं तो डिस्कस एंड डिसाइड टू रिवोक द डिसीजन ऑफ जनरल बॉडी नंबर मीटिंग सो एंड सो डेटेड हेल्ड ऑन सो एंड सो, और आप उसको 76(1) के अंदर में एप्लीकेशन देते हैं मैनेजिंग कमेटी को कि हमारा ये डिमांड है, 76(1) के अंडर में एप्लीकेशन है। आई थिंक बायलॉ नंबर 97 में भी काफी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप उसको यूज करके एजेंडा बना सकते हो। एसजीएम में आप कोई भी एजेंडा बना सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एजेंडा नहीं बना पाओगे जो एजीएम में मैंडेटरी है। मतलब एजीएम का एजेंडा आप एसजीएम में नहीं ले सकते, लेकिन एसजीएम का एजेंडा आप एजीएम में ले पाओगे। तो इस तरह पुराना जनरल बॉडी का जो रेजोल्यूशंस है दैट कैन बी आल्सो रिवोक्ड यूजिंग सेक्शन 76 read with 72 even before 6 months of the earlier GB resolution. This webinar is sponsored by one of our sponsors. हमारे पहले के वेबिनार कोई किसी ने स्पॉन्सर नहीं किए थे, लेकिन ये वाले वेबिनार हमारे डीएसके एंटरप्राइजेस करके एसोसिएट हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। We are displaying this particular thing for that benefit. We'll take a short break of 10 seconds and then जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, आपके स्क्रीन पे वो एक पंजे का निशान है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा and then we will take up questions
जिनका क्यू में क्वेश्चन है, फिर हम उनसे बात करते हैं। Okay, so we will take up आज का हम प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वप्ना राउत। जिस किसी फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछना है, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर दीजिए प्रश्न पूछने के पहले। थैंक यू। स्वप्ना राव जी, आपका पहला प्रश्न है। आप 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हेलो हाँ मैडम, पूछिए प्रश्न आपका। सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। जैसे एजीएम में कुछ एजेंडा पॉइंट्स है, वो डिस्कस हो नहीं पाए थे, मतलब अप्रूव नहीं हो पाए थे। तो उसके लिए एसडीएम कंडक्ट किया जाता है या वो एक्सटेंडेड एजीएम होता है सर? मानो आपके एजीएम में 25 एजेंडा है। हाँ। पहली बात तो आपका सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी को इतनी समझ होनी चाहिए, टिपिकल जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो ऐसा है कि मेरा एजीएम मुझे कितने देर में खत्म करना है। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। 8 घंटे वाला एजीएम आप ना करें, क्योंकि लोग अपना अपना घर बार छोड़ के आते हैं। आप वहां पे उनको खाना पीना नहीं देने वाले हो। तो आपको ये सब डिसाइड करना है कि मेरा 4 एजेंडा है, एक एजेंडा के पीछे 10 मिनट लगने वाला है या 15 मिनट लगेगा। 5 मिनट और पकड़ लीजिए तो 15 मिनट लगेगा। तो 4 एजेंडा को कितना लगना है? 1 घंटे में। तो मैनेजिंग कमेटी में ये डिसाइड करना है, मैनेजिंग कमेटी में, कि हमको एजीएम कितने देर में खत्म करना है। तो मैनेजिंग कमेटी के सारे लोग बोलते हैं कि हमको 2 घंटे में खत्म करना है। अब वहां ओके। पे अंदाज ऐसा लगाना है जैसे कि घर में मानो हम अगर कुछ खाना बनाते हैं तो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे घर में 4 आदमी हैं, तो हमको कितनी सब्जी काटनी है, कितना दाल बनाना है, कितना क्या खाना वगैरह बनाना है, ये हम पहले से तय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई 1 किलो दाल बना लेंगे 4 आदमी के लिए। इजंट इट मैडम? यस सर। सिमिलरली, आपके एजीएम में कितना एजेंडा लेना है, आपका कितना बजट है, टाइम का कितना बजट क्या चीज का है, वो पहले से डिसाइड कर लेना है। तो अगर ओके। आपने ये सोचा है कि मेरा 8 एजेंडा लेना है, तो आपने बोला ठीक है, इस 8 एजेंडा के लिए लगभग 2 घंटे काफी होते हैं, तो आपने कर लिया। ओके। अब अगर कोई मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि नहीं, मेरे को ये 25 का 25 एजेंडा लेना है, आप मान के चलो कि कोई भी एक एजेंडा के लिए जनरल बॉडी में मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनट चले जाते हैं। ओके। आप 10 मिनट पकड़ लो, और एक्स्ट्रा डिस्कशन हुआ तो 15 मिनट पकड़ लो। किसी में 20 मिनट भी लग जाता है। तो अगर आपका एवरेज 15 मिनट भी लगता है, तो 25 एजेंडा के लिए आपको कितना टाइम समय लगेगा? कुछ आइडिया मैडम, कैलकुलेट कर सकते हैं? 4 घंटे अम, से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा सर। जाएगा जाएगा। अब मेंबर उठ के निकलने लगे हैं, तो चेयरमैन का दायित्व ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी ये देखना है कि जनरल बॉडी है ही नहीं, भले कोरम नहीं की जरूरत नहीं है, फिर भी चेयरमैन को ये देखना है कि भाई 2-4 ही लोग बचे हुए हैं। तो उसका हाँ। काम है उस मीटिंग को एडजन करने का। ओके। और 30 दिनों के अंदर एडजर्न एजीएम आपको बुलाना है, नॉट एसजीएम, एजीएम बुलाना ओके। है। ओके। तो मानो आपका मीटिंग हुआ, लेटेस्ट से 1 सितंबर को आपका मीटिंग हुआ 25 एजेंडा के साथ में, ओके। और उस दिन आपने खाली 8 एजेंडा पास कर पाया। अब बाकी बचा हाँ। कितना? 17 एजेंडा बचा शायद। हाँ। अब 17 एजेंडा में चेयरमैन को ये बोलना है कि आज ये पूरा नहीं होता है, हमारे पास वक्त नहीं है। या जनरल बॉडी का भी कोई भी मेंबर बोल सकता है की इतना देर बैठने की आवश्यकता नहीं है, बस झाला, टाइम पूर्ण झाला, आम्हाला घरी जायचं आहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चेयरमैन विल रिकॉर्ड इन द मिनट्स कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम एडजर्निंग दिस पर्टिकुलर एजीएम which will be conducted within 30 days from today। तो 1 सितंबर का एडजर्न एजीएम जो जाएगा, वो 1 अक्टूबर के पहले पहले आपको एडजर्न एजीएम कंप्लीट करना है उस एजेंडा को लेके। अब पहले अक्टूबर को भी आपने सिर्फ 4 ही एजेंडा आप कंप्लीट कर पाए किसी कारणवश।
तो 25 एजेंडा में से 8 पहले कंप्लीट किया, फिर 4 कंप्लीट किया, मतलब टोटल 12 कंप्लीट किया। अब बाकी बचा 13 एजेंडा। अब वो 13 एजेंडा कैन नॉट बी टेकन अप इन एन एजीएम। वो एजेंडा को लैप्स होना है, उसको बोलते हैं लैप्स हो गया वो। ओके। और अगर फिर उसको लेना है तो फ्रेश एजीएम के अंदर में वो आप ले सकते हो, लेकिन वो एजेंडा नहीं ले पाओगे आप जो आपका एजीएम रिलेटेड है, जैसे अकाउंट्स है वगैरह वगैरह। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ कुछ एजेंडा आप नहीं ले पाओगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न मैम? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दुर्गा प्रसाद राव। मिस्टर दुर्गा Yes, sir. प्रसाद Good evening. राव। Yes, sir. Good नमस्ते evening. सर। I'm audible. यस सर, प्लीज गो अहेड। First of all, I would like to appreciate you. You have explained it very well, so anybody can understand. I don't have any question. Actually, I wanted your contact number so I can personally talk to you regarding my issues because there are multiple questions actually. So, can you provide your contact number, sir? इट इज देयर ऑलवेज इन द इनवाइट। आप Okay. जहां से भी आपने वेबसाइट ज्वाइन किया, वेबिनार ज्वाइन किया, उसमें हम इस ऑलरेडी दिया ग्रुप हुआ है। में एंड ओके आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स आल्सो। या आई गॉट इट सर थैंक्स अ लॉट ओके, थैंक यू मिस्टर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर राकेश मल्होत्रा। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मुझे एजेंडे के बारे में पूछना था। ये एजेंडा स्पेशल जनरल बॉडी में लेना होगा या एजीएम में लेना होगा? ये एजेंडा ऐसा है कि जो मीटिंग्स में आते नहीं है तो उनके ऊपर एक जुर्माना होता है, 100 रुपीज़ या 200 लगाना है इनके ऊपर। तो ये एजेंडा कौन से इसमें लेना होगा सर? मल्होत्रा साहब, आप ये एजेंडा कहीं पर भी नहीं ले पाओगे, ना ओके एजीएम में ना एसजीएम में। ऐसा वाला एजेंडा गैर कानूनी है। आप ओके किसी सर। को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप मीटिंग में नहीं आओगे तो आप पर ये जुर्माना लगेगा। आप दुबई में बैठे हो, कैसे ज्वाइन करोगे? 50% लोग बाहर गांव है। हाँ जो मेंबर है वो 90 साल का आदमी है, नीचे नहीं उतर पा रहा है, बेड रिडन है, ओके हॉस्पिटल में भर्ती है। उसी दिन घर ओके में, उसी समय घर में शादी है, ब्याह है, कोई मर मुरा गया, कुछ और इवेंचुअलिटी हो गई, तो क्या करोगे आप? तो उसको पेनल्टी लगा के जाओगे आप। ओके। तो ना तो ये कानून में दर्ज है, कानून कायदे में कहीं पर भी नहीं है, तो आप ये नहीं लगा पाओगे। हाँ सर, एक्चुअली सॉरी पूछ सकता हूँ? एक्चुअली 2010 में एक मैंने देखा था कि एक कोर्ट का कुछ था, उसमें लिखा गया था कि आप कर सकते हो। मीन्स एक स्पेशल केस में भी हो सकता है इसके लिए, और कुछ नहीं मैम। सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर यू। अभी ऐसा बात करेंगे तो देश का जब इलेक्शंस होता है, हाँ हाँ। स्टेट का या सेंट्रल का, आप ओके वोटिंग नहीं करने जाने वाले, नहीं जाना चाहते हो, ओके तो सरकार आपको पेनल्टी लगाने का भी पास करना चाहिए कानून। कैसा लगेगा आपको उस समय? बराबर है सर। ऐसा कानून जब इतने सालों में नहीं बना, तो आपका हम्म। एमसीएस एक्ट कौन सा स्पेशल कानून है कि आपको अटेंड करना ही करना है? जैसे मैंने ओके बताया, भाई मुझे नहीं करना, आपको 100 रुपये पेनल्टी चाहिए, ये लो 100 रुपये पेनल्टी, बात खत्म करो। उसके बाद में क्या? ओके सर। अभी मेरे पास कैपेसिटी है, आप बोलोगे कि मैं 25 जनरल बॉडी मीटिंग बुलाऊंगा साल में, और हर मीटिंग में नहीं अटेंड करने के लिए आपको 1000 रुपया पर मीटिंग का दंड लगने वाला है। मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मैं बोल देता हूँ कि अच्छा 25 मीटिंग बुलाया, जानबूझ के नहीं आता हूँ, ये लो 25,000 रुपया। ओके आपने पैसा जैसे ही ले लिया, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में प्रोसिक्यूट हो सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
ओके सर, इंटिमिडेशन आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में इंटिमिडेशन हो गया, हैरासमेंट हो गया, न्यूसेंस हो गया, ये सब ऑफेंसेस हो जाते हैं। और अगर ओके कुछ कोई आदमी डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में कवर्ड है अगर, और उसने एफआईआर फाइल कर दिया आपके विरुद्ध में, तो जो जिस 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 किसी ने भी ऐसा वाला एजेंडा रखा हुआ या पास किया हुआ है, कानून के अंतर्गत अगर वो पनिश हो जाता है, साबित हो जाता है, तो उसको 3 साल का मुफ्त खाना पीना जेल टर्म का नसीब है उसके अंदर। तो ये सब जी। सोच समझ के एजेंडा बनाया जाता है, हर चीज हर जगह नहीं किया जा सकता सर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड थैंक यू। सजेशन सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शिवा लोंडे साहब। मिस्टर शिवा लोंडे, आर यू देयर? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो सर, हमारे सोसाइटी में ना 3 साल से कमिटी है। तो कमिटी ने अभी तक कन्वेंट के लिए कुछ किया नहीं था, और एजीएम में भी उन्होंने पॉइंट रखा था, लेकिन वो भी कुछ एक्शन लिया नहीं। फिर इसलिए मैंने खुद एप्लीकेशन करके 20% मेंबर की साइन लेकर उनको लेटर दिया था कि आप इसके लिए एजीएम ले लीजिए। तो उन्होंने जबरदस्ती एसजीएम ले लिया, स्पेशल जनरल मीटिंग उसमें, लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं है, रेजोल्यूशन कुछ हुआ नहीं उसमें, और उसको 1 महीना हो गया है एजीएमओ की। तो उसके ऊपर क्या एक्शन कर सकते हैं हम लोग? रेजोल्यूशन किसने नहीं लिया सर जी? मैनेजिंग कमेटी ने नहीं लिया हाँ, या जनरल बॉडी ने नहीं लिया? मैनेजिंग कमेटी ने। जब भी आप जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते हो तो उसके अंदर मैनेजिंग कमेटी को रेजोल्यूशन लेने का अधिकार नहीं है, वो जनरल बॉडी को है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने जो साइनिंग अथॉरिटी वगैरह जो है कन्वेंट के बारे में कुछ भी किया नहीं है उन्होंने डिसाइड। वो डिसाइड करना है जनरल बॉडी मेंबर्स को। जनरल बॉडी को बोलना है कि मैं ये रेजोल्यूशन पास करता हूँ कि आपको कन्वेंस इतने दिनों में फाइनल करना है, आपको ये खर्चा करना है, और अपर लिमिट इतना देता हूँ खर्चा करने को आपको, तो वगैरह एसडीएम वगैरह। उन्होंने एसडीएम जो दिया ना सर, प्रॉपर तरीके से कुछ कंडक्ट ही नहीं किया एसडीएम, सिर्फ फिर लेना है इसके दोबारा लिए। एप्लीकेशन दे दो, दोबारा एक दोबारा एप्लीकेशन दे दो, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल दो कि आपका एथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करो एजीएम करने के लिए। ओके आप एजीएम को 2-3 तरीके से बुला सकते हो। एक तो मैनेजिंग कमेटी खुद एजीएम बुला सकती है, ओके दूसरा जनरल बॉडी के 20% लोग, सोसाइटी के 20% प्लस लोग एजीएम बुलवा सकते हैं। ओके और फिर भी अगर दोनों जन नहीं बुलाते हैं तो आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन डाल सकते हो कि ये परिस्थिति है सोसाइटी में, मैनेजिंग कमेटी सुस्त है या चोर है या काम नहीं करना चाहती है या हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एजीएम नहीं बुलाया जाएगा वगैरह वगैरह बहाना करके, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आप अर्जी दे दो 20% लोगों के और प्लस लोगों को साइन लेके 100 रुपए का टिकट लगा देना उस पर कोर्ट फी का। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अधिकार है, एथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करेगा वो, और उसके नेतृत्व में, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में एथोराइज्ड ऑफिसर उस समय प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग बनेगा, और जो एजीएम का जो नोटिस साइन होगा वो ये एथोराइज्ड ऑफिसर करेगा, मैनेजिंग कमेटी नहीं करेगी। ओके और अगर ये सब किया हुआ है जैसे आप बता रहे हो, तो ये मेरे समझ से ऐसा है कि ये फॉल्ट जनरल बॉडी का है, मैनेजिंग कमेटी का फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। मैनेजिंग कमेटी ने ना ठीक तरीके से कोई जानकारी दी नहीं। आज सर 3 साल हो गए सर, और इनके ऐसे कार्य ऐसा काम करते हैं ना, इसके कारण मैं तो उनको डिबार करने के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया था, और वो भी पास भी हो गया। अभी 8 दिन में ऑर्डर भी आ जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर लोंडे। अगला प्रश्न है मिस्टर कीर्ति शाह का। सर 5 महीने के अंदर एजीएम, एसजीएम और एसजीएम लिया था, यानी 6 महीने के अंदर 3 एजीएम हो गया था, और उसका फिर बाद में रीजन बताया कि उसमें जो नक्की किया था उसको हमने मॉडिफाई किया है, जो पास किया था उसको हमने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। इसके लिए हम लोग ने उसको अगले एजीएम को कैंसिल नहीं किया है, रिक्विजिशन करके वो कैंसिलेशन नहीं किया, और दूसरा
रेजोल्यूशन पास किया, सेकंड में और थर्ड में, और टोटल 5 महीने में 3 हो गया ऐसा। तो अभी खाली वो जो पहले एजीएम में जो भी पास किया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसके लिए दूसरा एजीएम बुला लेंगे, उसमें अगला एजीएम का कैंसिलेशन नहीं आएगा 6 महीने का। आपका रेजोल्यूशन अगर एक बार जनरल बॉडी में पास हो गया तो बायलॉज के हिसाब से आप वही वाला रेजोल्यूशन 6 महीने तक आप उस पर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल तौर पे। लेकिन अगर जनरल बॉडी का स्पेशल रिक्वेजिशन एप्लीकेशन जाता है फॉर एसजीएम, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो आप उस चीज में ये जो 6 महीने का जो प्रोविजन है उसको आप निकाल सकते हो। अभी जो प्रोविजन है वो है एक्चुअली बायलॉज में, लेकिन कानून कायदा क्या बोलता है कि जो एक्ट में जो लिखा हुआ है वो सुप्रीम और फाइनल है, बायलॉज सुप्रीम और फाइनल नहीं है। तो अगर आपने एक्ट के अंतर्गत ये रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, यानी 76 रेड विथ 72, तो आप ये रेजोल्यूशन अगले हफ्ते भी कैंसिल करा सकते हो। लेकिन मिस मैं मैनेजिंग कमेटी में नहीं हूँ, ये तो मेरा सोसाइटी के सामने ऑब्जेक्शन था कि एक रेजोल्यूशन पास किया है तो उसको आप 6 महीने के अंदर ही आप दूसरा रेजोल्यूशन एसजीएम बुला रहे हैं। तो बोलते हम लोगों ने जो पास किया था रेजोल्यूशन में वो वही एजेंडा को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा अब मॉडिफाई मॉडिफाई का शाह साहब ऐसा है कि एडेंडम बोल के या कार्डियो बोल के आप उसको मॉडिफाई कर लो, लेकिन जो बेस चीज है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकोगे आप। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे आपने ये बोला कि 100 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाना है, हाँ, तो आपका जो 100 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस है आप उसको ये बोल सकते हो कि 12 महीने तक के लिए बढ़ाएंगे। खाली हम पहले 12 महीना डिसाइड नहीं किया था, अभी आप अमेंडमेंट करके उसको रेजोल्यूशन अमेंड करके 100 रुपया जो 12 महीना नहीं लिखा था पहले रेजोल्यूशन में, अब इस बार 12 महीना लिख दिया। मतलब जो मुद्दा है, बेस चीज है रेजोल्यूशन का, आप वो चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपके सोसाइटी में अगर ये अमेंडमेंट हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है या करेक्शन हुआ है तो बेस मॉडल को छोड़ के आप करेक्शन कर सकते हो। आप अगर ये बोलोगे कि 100 रुपए का रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो रेजोल्यूशन को स्ट्राइक आउट करना है या क्वैश कर देना है या रिजेक्ट कर देना है, तो वो 6 महीने तक आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप दूसरा प्रोसीजर नहीं करोगे, दूसरा या तीसरा प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर एसजीएम का मैनेजिंग कमेटी को बुलाने का अधिकार, दूसरा एसजीएम बुलाने का अधिकार जनरल बॉडी को, और तीसरा अधिकार है डिप्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू बुलाने का। तो पहले वाले अधिकार में आप रेजोल्यूशन कैंसिल नहीं कर सकते हो, बेस छोड़ के आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर पहले टाइम में 12 महीने के लिए कुछ कलेक्शन करने का फंड, फिर दूसरा एसजीएम में कि 24 महीने तक कलेक्ट करने का, यानी फिगर बढ़ गया बहुत, और फिर तीसरे रेजोल्यूशन में 39 मंथ तक में कलेक्शन करने का फिगर बहुत बढ़ गया। तो बेस क्या चीज का बढ़ा, फिगर का बढ़ा या टाइमिंग का बढ़ा? फिगर का बढ़ा। तो जो बेस है वो चेंज नहीं कर पाओगे आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन बेस जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे आप। यानी पहले एजीएम में जो पास हुआ कि इतना रुपया कलेक्ट करने का, उससे ज्यादा वो लोग नहीं कर सकते। यस। तो उसको चैलेंज किया था, लेकिन वो अपना ये रजिस्ट्रार में भी ये लोग बोलते नहीं, हम लोग ने खाली उसको मॉडिफाई किया है। तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए सर उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग केस है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करो, बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल कोऑपरेटिव कोर्ट काफी फास्ट डिसीजंस दे रहे हैं, और नई बिल्डिंग में बन गई है बॉम्बे के कोऑपरेटिव कोर्ट, अच्छा माहौल है, आप वहां पे खुद भी जाके खड़े हो सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एडवोकेट या लॉयर करने की। अगर बजट नहीं है तो मत करिए। अच्छा।
Anyway, thank you, Mr. Kirtisha. Next question is by Mr. Cherian. Mr. Cherian, are you there? Yeah, Mr. Cherian. या Go एम ahead. Yes, please go ahead. हमारे सोसाइटी में एजीएम हुआ था, वो 15 आइटम का एजेंडा बनाया Okay. और 9 घंटा चला गया, आधा आदमी चले गए थे, मोस्ट पीपल आर सीनियर सिटीजन including myself, so we could not attend the meeting for full time, and it seems that the chairman wanted to get the agenda passed, resolutions passed by in AGM, and purposely he kept like that. And I given a letter well in time before the AGM that please make it only for AGM matters. But he didn't listen. He went up to redevelopment का मैटर भी ले लिया उसमें. कर सकता है? जैसे मैंने बताया कि एजीएम में आप एक एजेंडा ले लो या 100 एजेंडा ले लो, वो मैनेजिंग कमेटी के बुद्धि के ऊपर है कि कैसे लेना है उनको। अगर उनको लगता है कि 2 घंटे का मीटिंग में 100 एजेंडा पूरा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, और अगर लगता है नहीं है तो चेयरमैन को, अगर प्रूडेंट है, ईमानदार टाइप का आदमी है, ईमानदार टाइप का पर्सन है, तो उसको एडजर्न करना चाहिए मीटिंग को। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर जानबूझ के परेशान करने वाला आइटम रखा हुआ है उसके अंदर, ये सोच के कि भाई हमने तो 15 एजेंडा रख दिया लेकिन मेरे पास में टाइम है नहीं उतना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने आपका एजीएम रखा रात के 9:30 बजे का और 15 एजेंडा है। 15 एजेंडा को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे कम से कम, तो आपका मीटिंग चलता है 12:30 बजे तक, रात को 1 बजे तक। तो ये सब चीज़ों को ऑब्जेक्शन लेके ऐसे एजेंडा को आप सेट असाइड करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोऑपरेटिव कोर्ट का ही दरवाजा जाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में ये अधिकार नहीं है ये सब चीज़ों को लेके। दूसरा है, आप 76 में रिक्वेजिशन एजीएम का प्ली डालिए, एप्लीकेशन बनाइए, और जो भी एजेंडा आपको पसंद नहीं है उसको सेट असाइड करने का आप अपना टीम को तैयार करिए। आपका स्पेशल रिक्वेजिशन एजीएम जो होगा उसमें आप वही एजेंडा ले लो और लिखो टू सेट असाइड, टू रिवोक, टू कैंसिल या टू अमेंड वगैरह कर सकते हो आप। कानून पर परमिट करता है ये चीज को। और ये मीटिंग में सेक्शन 76(1) और जो अधिकार है पास करने का रेजोल्यूशन, वो 72 के अंदर में है। तो जो जनरल बॉडी 72 में जो पास होगा वो फाइनल होगा, तो चेयरमैन का फिर उसमें कुछ चलेगा नहीं। थोड़ा स्ट्रेटेजी प्ले करना पड़ता है लेकिन काम हो जाता है इसमें। हमारा एजीएम 9 घंटा चला गया। आपकी सोसाइटी बहुत अमीर सोसाइटी होगी सर जी। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम लो इनकम ग्रुप। करेक्ट है चेरियन साहब, मतलब काफी वक्त है आप लोगों के पास में आपकी सोसाइटी में। नहीं, हमारा ही दिल नहीं था, वो चेयरमैन ऐसे चाहता था, वो कर लिया। तो सर आपकी टीम को मोबिलाइज करिए ताकि दूसरे टाइम पे ये ना हो, जैसे आपको परेशानी है, हो सकता है कि बाकी लोगों को भी परेशानी है, उनको बोलने को नहीं आता होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं ना टंग टाइड, जबान बंद जाती है उस समय। लेकिन जब वही आप बात है, हाँ, वही तो बात जब है। आप ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करोगे तो लोगों की जबान खुलनी शुरू होगी। आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करो कि ये परिस्थिति है, हमारा 25% 30% का ये एप्लीकेशन है, आपका एथोराइज्ड ऑफिसर को भेजो ये एसजीएम कंडक्ट करने को। उधर आप अपना आराम से कंडक्ट करके लो। तौर तरीके हैं कानून कायदे में चीजों को ऊपर नीचे करने का, आपको खाली ज्ञान होना चाहिए और लोग आपके साथ में होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि रिक्विजिशन एसजीएम में आपने आपका एजेंडा फेल हो जाता है। मानो आपने बोला कि मेरे को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में, लेकिन उस रेजोल्यूशन में अगर मेजोरिटी बोलता है कि नहीं हमको कॉन्फिडेंस है उस चीज के बारे में इस मैनेजिंग कमेटी के, तो आपका एजेंडा फेल हो गया और अभी वो वाला एजेंडा आप अगले 6 महीने तक वापस नहीं ला पाओगे। ओके ओके। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब ये रिक्वेजिशन
एजीएम करते हो तो सबसे पहला एजेंडा क्या रखना है? टू अपॉइंट ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम अमंगस्ट द अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स, ताकि मैनेजिंग कमेटी का कोई भी मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना बन पाए। जैसे ही वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा वो मीटिंग को हाईजैक कर लेगा। इसीलिए आपका खुद का जनरल बॉडी का कोई भी एक न्यूट्रल आदमी तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाओ, तो ही आपका काम हो सकता है। Okay. थैंक Thank यू you. मिस्टर चेरियन फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you. अगला क्वेश्चन है बाय मिस्टर विजय गोयल। मिस्टर विजय गोयल, Mr. Vijay Goyal, please switch on your audio and video. I'm audible? Yes, please. Please switch on your video also, Mr. Goyal. Oh, sure, sure. Thank you. Thank you. Please ask your question, sir. Yeah, I got just two questions. One is, what is the latest bylaws amendments which year it is printed? I got 214 year one bylaws book. Sir, those ready-made bylaws that are available in the market, Yes, latest which is available. those bylaws that are ready-made available in the market Ah, are all illegal okay, and unauthorized. okay. Which When one? you register your society, Ah, you are supposed to be registering your bylaws at that time. That is the bylaws which will remain permanent in the Okay. society. okay. However, if you want any amendments in the bylaws, Ah, so you have to amend in the same bylaws which you are holding. okay, okay. आप बाजार से bylaws लेके आएंगे, उसमें और भी कुछ लिखा रहता है, बहुत सी चीजें लिखी होती है। उदाहरण के तौर पे आपकी सोसाइटी मानो 40 साल पुरानी सोसाइटी है, Yes. तो 10वें साल में आपने इंटरेस्ट वहां पे कैलकुलेट किया, जनरल बॉडी में पास किया 12% का, Okay. तो जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से पास हुआ, सेक्शन 72 के जनरल बॉडी सुप्रीम का अधिकार से पास हुआ वो। Hmm. उसके बाद में 5 साल के बाद में आपने उसको 9% कर दिया, तो Okay. आपका अमेंडमेंट फिर से बायलॉ अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट करते हो तो डेप्यूटी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का ठप्पा और सिग्नेचर लेना आवश्यक है हर बायलॉज में, हर Okay. अमेंडमेंट में। उसको Okay. प्रोसेस है हैंडल करने का। Okay. ऐसे करते चले गए और आपने इंटरेस्ट रेट चेंज करते चले गए और भी कुछ चेंज करते चले गए। हाँ. आपका फाइनल इंटरेस्ट रेट एक जमाने में आया 12% का, मानो Okay. 2013 में आपने 12% का सैंक्शन कर दिया। Hmm. अब 2014 का बायलॉ लेकर आ गए, उसमें लिखा है 21% और उसको आपने अडॉप्ट कर लिया। Yeah. अब पहले के बायलॉज का क्या होगा? अब जो बायलॉज अडॉप्ट किया 2014 का, वो तो रजिस्टर्ड बायलॉज हो ही नहीं सकता ना। हाँ. दोज आर ऑल कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडल बायलॉज। Model part. आप Yeah. आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाओगे तो उधर एक बिल्डिंग का मॉडल रखा हुआ है। हाँ. कोई भी बिल्डिंग आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाओगे तो एक बिल्डिंग का मॉडल रखा हुआ है। Okay. तो क्या आप ये बोल सकते हो कि वो जो बिल्डिंग मॉडल जो रखा है वही बिल्डिंग है आपकी? मॉडल है ना, सैंपल है वो, Right. आपको दिखाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, हाँ. या आपको एक सिर्फ आइडिया देने के लिए। Hmm. और एक्चुअल बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो अलग चीज है। तो आप ये बाजार से जो 40-50 रुपया 100 रुपए का जो बायलॉज खरीद के लाते हो, हाँ जी. वो एक सिंपल मॉडल बायलॉज है, सैंपल बायलॉज है, Okay. आपको सिर्फ जानकारी के लिए। उसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। और वैसे भी एमसीएस एक्ट में या रूल्स में बायलॉज अडॉप्ट करने का कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है। Okay. आई जस्ट रिपीट, बायलॉज अडॉप्ट करने का कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है। हाउएवर देयर इज ए प्रोविजन टू कीप ऑन अमेंडिंग द बायलॉज। Right. आप साल में 4 बार अमेंड कर लो बायलॉज अपने हिसाब से। हाँ. आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फला चार्जेस लेना है, तो आप बायलॉज में इनकॉर्पोरेट कर दो और उसको अमेंड करा के ले लो। जो कानूनी तौर पे हो सकता है वो अमेंड कर सकते हो। एनीवे, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा यही पर्टिकुलर क्वेश्चन था. Just for my knowledge, my question was simple
देयर इज नो प्रॉब्लम एज फार एज सोसाइटी में बायलॉज का चक्कर है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, एज ऑन टुडे इवन द लेटेस्ट विद अमेंडमेंट बायलॉज मार्केट में है, और हमको कौन सा लेना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज, नॉट आप कोई भी बायलॉस नहीं ले सकते हो सर, वो सब सैंपल है, एक मॉडल है। ओके आपको खाली जनरल पढ़ना है, जानकारी पढ़ना है तो ले लो, पढ़ो, एंजॉय करो लाइक ए स्टोरी बुक और भूल जाओ। आपको जो फॉलो करना है वो एमसीएस एक्ट और रूल्स फॉलो करना है। ओके 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 ठीक है। नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोसाइटी में ये जो अपना कंट्रैक्टर होते हैं, और ये बायलॉज में भी थोड़ा बहुत है कि स्ट्रक्चर के बाद क्या कराना चाहिए, वी कैन यूज द सिंकिंग, बट इट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। Sometimes when and there is no corruption cases also, it is not there. But my question is, ये तो थर्ड पार्टी ऑडिट अगर हमको काम ऑलरेडी हो गया उसको कराना हुआ, somewhere it comes under the bylaws. यू कैन टेक इट अप एज एजेंडा। अगर आपको मानो आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है तो बायलॉज में भी मौजूद है। बायलॉज कहता है कि 15 साल में ऑडिट करना है, उसके बाद हर साल 3 साल में करना है। हाँ पर वो एक्चुअली निकला तो मॉडल बायलॉज, सैंपल निकला। right. जैसे मैंने बताया बिल्डिंग का आर्किटेक्ट वगैरह वगैरह का फॉर्मूला। लेकिन जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का जो कानून कायदा है वो एमसीएस एक्ट में नहीं है, वो एमसीएस एक्ट के दायरे में नहीं है। ओके 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 वो दायरे में जो है, कानून कायदे के दायरे में वो है बीएमसी के एक्ट में। ओके और बीएमसी एक्ट बोलता है कि पहला स्ट्रक्चरल ऑडिट आपको कराना है 30 साल में, ओके और उसके बाद में हर 10वें साल पे कराना है। राइट। लेकिन आप अपना ऑडिट जल्दी भी करा सकते हो। अगर आपकी बिल्डिंग खराब हो गई है हाँ तो आपको बीएमसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और तब आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करा सकते हो। हाँ आप अपना मन मर्जी से स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करा पाओगे। नो अगेन सर, बीएमसी के ऑफिस में जाओगे, बोलोगे भाई हमारा तो बायलॉज में ये लिखा हुआ है, तो बीएमसी वाला ऑफिसर वाला बोलेगा कि ये आपका बायलॉज और ये रहा कचरे का पेटी। हमारा म्युनिसिपैलिटी का जो कानून है वो फाइनल है, क्योंकि मेरा म्युनिसिपैलिटी का कानून पास किया हुआ है लेजिस्लेचर ने। बायलॉज को पास करने का काम आपका जनरल बॉडी का, और जनरल बॉडी लेजिस्लेचर तो होती नहीं है। ओके ओके कल लेजिस्लेचर आपका जनरल बॉडी बोलेगा कि नहीं वो बीच का कॉलम निकाल दो, पास करते हैं हम जनरल बॉडी में, कॉलम बीम पिलर निकाल दो। लेकिन वो बीएमसी के कानून के विरुद्ध हुआ। उसमें तो प्रोसिक्यूशन है, पनिशमेंट है, जेल है। लेकिन आपके एमसीएस एक्ट में तो ना जेल है ना प्रोसिक्यूशन है। उसमें तो इतना लिखा हुआ है कि 5 टाइम पेनल्टी लगा दो बस। अब पेनल्टी लगाने से गैर कानूनी काम को आप कानूनी बनाना चाहते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ओके, और कोई प्रश्न है गोयल साहब? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आई हैव नोटेड एवरीथिंग वेरी क्लियर। Thank you very much. I've noted your number also. Let us see how in future I may be in touch with you. Okay, next question is by Mr. Himanshu Shah. Mr. Himanshu Shah. Mr. Himanshu Shah. हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहे हैं? हेलो, हाँ, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ, पूछिए सर। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, अच्छा, मुझे एक पूछना था। लास्ट ईयर है ना, हमारा बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में और दूसरा फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा इंक्रोचमेंट सब लोग किया है 15-20 साल से। तो लास्ट अगस्त में मैंने सोसाइटी को नोटिस दिया था अंडर वो सेक्शन 169 में ना, एनक्रोचमेंट ऑफ पेनल्टी, और उसके बाद तोड़ दो ऐसा करके। तो सितंबर में एजीएम हुआ, उसमें वो लोग ने कोई डिस्कस नहीं किया। मेरा ऑलरेडी नोटिस पहुंचा था लेकिन एजेंडा में था ही नहीं। उसके बाद मैंने रेस किया अदर आइटम्स में करके कि भाई इसका क्या किया आपने। तो वो लोग कोई डिसीजन नहीं दिया और बोलता है कि कमेटी पूरा रिजाइन हो रहा है, ऐसा करके एजेंडा में रिजाइन हो गया, ऐसा करके बना दिया पूरा। उसके बाद 2-3 महीना चला गया, कुछ मेरे को रिप्लाई भी नहीं है, एजेंडा में भी कुछ नहीं दिखा। डिस्कशन हुआ लेकिन सब लोग वापस किया कि ये तो बहुत जुना आइटम है,
20 साल पुराना है, अभी क्यों तू रेस कर रहा है, ये वो सब। मुझे अभी मालूम पड़ा कि ऐसा पेनल्टी ले सकते हैं अपन 5 टाइम्स मेंटेनेंस चार्ज का। तो उसके लिए किया, फिर वो एजीएम डिसॉल्व हो गया ऐसा बताया। उसके बाद मुझे एजेंडा का आ गया वो सर्कुलर कि जो पास हुआ, उसमें उतना कुछ लिखा नहीं था क्या एक्शन लेना है क्या नहीं। उसके बाद कमिटी डिसॉल्व हो गया था, तो मैं बोला ठीक है अभी कुछ आता नहीं है उसका रिप्लाई। अभी वापस ये साल जो एजीएम का नोटिस आया तभी मुझे मालूम पड़ा, मैं गया था मीटिंग में, तो तभी मुझे मालूम पड़ा कि वही कमिटी है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इलेक्शन के लिए किया था लेकिन कोई आया नहीं, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने की पूछा वो लोग को कि आप मेरे को वो बताओ ना, आपका एजेंडा का सर्कुलर कुछ घुमाया था मीटिंग के लिए, और कैसे आपने कमिटी ने डिसाइड कर लिया कि वापस चेयरमैन और सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए। वो लोग ने रिजाइन दिया, फिर बोलता आपका कमिटी रिजाइन हुआ। तो अभी तक वही एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट भी वो लोग साइन किया, उसके बाद वो लोग ही शाह कंडक्ट किया, साहब, और तक आप कोई आया खाली नहीं। आज का जो टॉपिक है, हम्म। आज का टॉपिक है नहीं एसजीएम वही का। अभी बोल रहा हूँ, अभी एजेंडा में मुझे ये मीटिंग के बाद मुझे इसका रिप्लाई ऐसा दिया वो लोग कि सेक्शन 109 में अंडर सेक्शन 109 वो बोलता है कि जनरल बॉडी को अलाउड है कि ये अप्रूव करने का ऐसा सब इलीगल कंस्ट्रक्शन। मेजोरिटी अप्रूव किया तो हमको अलाउड है ऐसा करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आपको सभी दोस्तों को ये बता दूं कि एजीएम के दौरान एक एजेंडा ले सकते हो एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, हम्म। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर आइटम एजेंडा आप हम्म। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं ले सकते हो, वो गैर अच्छा कानूनी है। अच्छा तो अगर ऐसा कुछ लिया हुआ है और बातचीत हुई है तो पूरा का पूरा आपका मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाता है। कोर्ट के डिसीजन भी अच्छा। मौजूद है इस चीज के बारे में। हाँ। और जहां तक सेम मैनेजिंग कमेटी आई है, अगर इलेक्शन हुआ है और वही लोग चुन के आए हैं तो इट इज परफेक्टली लीगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। नहीं इलेक्शन हुआ ही नहीं है, वही कंटिन्यू किया। पहले रीजन दे दिया एजीएम में, मेरा नोटिस गया ना तो वो लोग, उसके बाद वो लोग ही कंटिन्यू किया, और सर्कुलर घुमाना कोई आया नहीं, ऐसा ही हो एजीएम का पूरा। अरे ठीक है, तो इलेक्शन का इसके लिए पूरा फिर प्रोसीजर आपको तो किया ही। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर आपका ट्विस्टेड हो गया है, टेक्निकल हो गया है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में आप कंप्लेंट फाइल करिए कि भाई ये हुआ अच्छा। है, आपको हम्म। वहीं पे आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा और ये थैंक यू जो मिस। हम्म, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, और जो 169 का जो पेनल्टी का क्लोज है 5 टाइम्स, वो स्पेशल एजीएम में ही अप्रूव कर सकते हैं, जनरल में नहीं कर सकते। अरे जनरल में ही कर सकते हैं, स्पेशल एजीएम में नहीं कर सकते अप्रूव। वो जो भी पेनल्टी का क्लॉज है, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, वो हाँ आप दोनों मीटिंग में कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बस। और ये हाँ, 109 लेकिन सेक्शन में। हाँ सेक्शन हाँ 109 वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बायलॉ नंबर बोल रहे होंगे शायद। हाँ हाँ बाइलो नंबर, वो लोग मुझे रिप्लाई, अभी मेरा जो नोटिस था ना उसमें बोला कि कमिटी इसको राइट है जनरल बॉडी को, और किसने ऑब्जेक्शन ले लिया तो हम लोग अप्रूव किया कि वो जूना मैटर है छोड़ दो, किसको पेनल्टी भी नहीं लगाने का है, छोड़ने की भी नहीं है। आप रजिस्ट्रार साहब से इसमें क्या मिलो, है, तीन आपका चार जो कमिटी में। आप रजिस्ट्रार साहब से मिलो आपका मैटर को लेके। अच्छा जैसे मैंने बताया, अभी वो टेक्निकल हो गया चीज, वो अच्छा अपने वेबिनार में इतना लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है। और उसमें ना 3 4 कमेटी वाले ने भी एनक्रोच किया, तो वो लोग ऐसा इसमें सपोर्ट ही नहीं देते हैं। एनक्रोच के ऐसा बारे हो में गया। आप अगर आप मुंबई से हैं तो हाँ बॉम्बे से। बीएमसी में आप कंप्लेन कर दो एनक्रोचमेंट के बारे में, वो आके देखेंगे क्या करना है। और इसका भी कमेटी का भी जिम्मेदारी तो है ना, सब जो इसका नोटिस है उसका भी दोनों जगह पे मैंने कंप्लेंट कर दूं। बीएमसी में कंप्लेन कर दीजिए आप एनक्रोचमेंट के अच्छा। बारे में। ओके और सोसाइटी का जो इश्यू है उसके बारे में आप रजिस्ट्रार को कंप्लेन करिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके अगला थैंक यू। प्रश्न है भाई राकेश मल्होत्रा। हाँ थैंक यू सर। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि फाइन फॉर द नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, तो आपने बताया था कोई भी मीटिंग में ऐसा एजेंडा नहीं ले सकते। रिलेटेड ऐसा ही का एजेंडा है तो ये कौन से मीटिंग में ले सकते हो मुझे पूछना था। एक मैनेजमेंट कर्मी ने सब खुद को सेफगार्ड करने के लिए वो एजेंडा लिया है। थोड़ा सा उस एजेंडे के बारे में थोड़ा बता देता कि हम लोग का रेडियोलॉग होने वाला था, इसलिए 79 में जो फर्स्ट स्टेप है कि अपने को करना है या नहीं करना है, उसने स्पेशल जनरल बॉडी बुलाया था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि करना है। बस एक ही हुआ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कि करना है, ये है। तो अभी कमिटी ने एजेंडा ऐसा पास किया है
खुद को सेव करने के लिए कोई भी लोन मांगने के लिए आता है बैंक से, बैंक के लिए, या किसी को बेचना है घर, या किसी एजुकेशन के बारे में लोन लेना है, तो उन लोग एजेंडा में उनके नो ऑप्टिंग स्टडी में ऐसे डाल रहे हैं कि हम लोग रीड अलोंग प्रोसीजर में जा रहे हैं। तो ऐसा तो केस हुआ है कि उसके वजह से लोन पास नहीं हो रहा है। तो ये जो एजेंडा है कि हम लोग रीड अलोंग में जा रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट कमिटी में लेना है या स्पेशल जनरल बॉडी में लेना होगा? ये मैनेजिंग कमेटी अगर एनओसी में ये लिख कर देती है कि हमारा एनओसी सब्जेक्ट टू ये है, और उसमें डिटेल डाल देती है कि भाई हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, या ये फ्लैट के अगेंस्ट में पहले से लोन है, कंडीशनल एनओसी जिसको बोलते हैं, तो मैनेजिंग कमेटी के दायरे में आता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि वो रिडेवलपमेंट के जा रहा है, ऐसा बोला है, एनओसी में डालने की वजह से किसी को लोन नहीं मिल रहा है सर, नॉट एजुकेशन का भी नहीं मिल रहा है, और किसी को फ्लैट बेचना है और जो लेने वाला है उनको भी नहीं ले पा रहे हैं उसके वजह से। तो ये एजेंडा, ये मैनेजिंग कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव दायरे में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्निंग बॉडी मैनेजिंग कमेटी है, जनरल बॉडी नहीं है उसके अंदर। ओके। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ है, तो आप रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकते हो, रजिस्ट्रार को बोल सकते हो कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, 100 रुपए का एप्लीकेशन लगाओ और बोलो कि ये परिस्थिति है, ये एजेंडा इन्होंने मेरे को एनओसी ठीक से नहीं दे रहे, इनका मैनेजिंग कमेटी का ये ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन शायद पास किया हुआ है, आप इस पे आपका एथोराइज्ड ऑफिसर भेज के इस पे इन्वेस्टिगेट करो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ऐसा वाला एक एनओसी प्रदान करने का मैनेजिंग कमेटी को डायरेक्ट करें। लेकिन और आपको ये बता दूं कि मैनेजिंग कमेटी के पास अधिकार है कंडीशनल एनओसी देने का। अब आपका काम होता है या नहीं होता है उससे वो चीज अलग है। पहला सेफ्टी है सोसाइटी का। हाँ, ओके। तो ये एक्चुअली रिडोल में प्रॉब्लम होता है ऐसा कभी बैंक के वजह से या किसी और की वजह से, ये लोन के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको, वो बैंक की डिसीजन है कि भाई रीडेवलपमेंट में जा रहा है, फ्लैट तो है ही नहीं वहां पे, मैं लोन किस चीज का दे रहा हूँ। ओके। और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे को कंसिडर करके कई चीजें मैनेजिंग कमेटी के अधिकार में दिया हुआ है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक्स सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर धर्मेश जोशी। Good evening, sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Sir, I have two questions if I am permitted. My first query is about the SGM agenda to be passed in the NCM. तो आपने बताया कि जो SGM का एजेंडा है वो पहले मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आपकी आवाज पास होना चाहिए। जोशी साहब, आपकी आवाज क्रैकल हो रही है, थोड़ा माइक्रोफोन एडजस्ट कर लीजिए आप। जी सर, कुछ बेहतर है? There's a lot of background noise, crackling a voice is there. I'll try it later, sir. Okay. Next question is by Mr. Kirti Shah. सर, एसजीएम के अंदर 13 मेंबर में से 5 कमिटी मेंबर थे, तो मेजोरिटी के लिए कमिटी मेंबर या तो जो चेयरपर्सन है उसका भी चलता है वोटिंग? चेयरपर्सन जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। हाँ, ठीक है, उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। और बाकी जितने भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, सब मेंबर है सोसाइटी के, इसके लिए उनको वोट करने का अधिकार है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो न्यूट्रल बॉडी है, इसके लिए उसको वेटो पावर दिया हुआ, वेटो वोट जिसको बोलते हैं। तो मानो 13 मेंबर लोगों ने अटेंड किया, चेयरमैन को साइड में निकाल दो क्योंकि उसका तो वेटो वोट माना जाएगा अभी। और एक एजेंडा पे 6 वोट पड़ा, मतलब टाई अप हो गया। अब चेयरमैन अपना वेटो पावर देके उस चीज को किसी भी अपना वोट किसी भी एक पक्ष को डाल सकता है। आप ये ध्यान रखो कि सोसाइटी में 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, किसी को 2 वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अगर चेयरमैन अपना वोट दे जीता है तो वो वेटो वोट फिर से दोबारा नहीं दे सकता, इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे रजिस्ट्रार कभी कभी अथॉराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करता है,
कोई चीज के लिए, तो वो मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वेटो वोट, मतलब इधर वोट करो या उधर वोट करो, वो अधिकार है। तो अगर कोई ये बोलता है कि चेयरमैन भी मेंबर है, उस मीटिंग के लिए वो मेंबर भी नहीं है और वो चेयरमैन भी नहीं है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, न्यूट्रल बॉडी, उसको भी दो वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर कोई समझो 7-8 मेंबर ही आए, उसमें 5 कमेटी मेंबर है, बाकी मेंबर आए ही नहीं कोई, तो फिर वो मेजोरिटी में कमेटी मेंबर के हिसाब से जाएगा तो वो अप्रूव हो जाता है। यस, क्योंकि कानून वैसा है ना, क्योंकि वो भी तो मेंबर ही है ना। कमेटी मेंबर मत बोलिए ना उस समय, कमेटी मेंबर सोसाइटी के ऑफिस के अंदर है ना। जब भी वो जनरल बॉडी मीटिंग होल्ड करते हो तो सभी जनरल बॉडी मेंबर हो गए उसके अंदर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को छोड़ के। तो अगर सेक्रेटरी भी है तो सेक्रेटरी के पास भी पावर है अपना खुद का वोट डालने के लिए, क्योंकि वो मेंबर है ना। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो ना कि नहीं आप साइड में हट जाओ, आपको अधिकार नहीं है करके। तो ये जो एसजीएम कल हमारे यहाँ था, वो लोग ने फ्राइडे 8:30 का डाला कि करीब करीब सब मेंबर लोग वर्किंग साइड पे रहते हैं या बाहर गए होते हैं, तो स्पेशली हर सब टाइम पे संडे को होती है मीटिंग्स, एजीएम भी और एसजीएम भी, लेकिन ये टाइम पे ये लोग ने स्पेशल वो अप्रूव कराने के लिए बड़ा फिगर था, तो ये लोग ने फ्राइडे 8:30 डाला, जो कोई मेंबर ज़्यादा आ नहीं सके। तो ऐसा होगा तो उसका नोटिस के टाइम पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए हमें क्या? मैंने पहले बताया कि डेट, टाइम और प्लेस मीटिंग का फाइनल करने का अधिकार जनरल बॉडी मेंबर को नहीं है, ठीक है ना। वो खाली मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग के दौरान ही तय हो सकता है। लेकिन अगर आप रिक्वेजिशन एसजीएम कर रहे हो तो आप ये सब चीज चेंज कर सकते हो उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू मिस्टर शाह। ओके Mr. Dharmesh, can we come back to you? Mr. Dharmesh Joshi? Sir, I can try if my audio is clear. Okay. Right, sir. As I was asking, you had mentioned that this agenda of the SGM must be confirmed in the managing committee meeting. So my query is, can an SGM be conducted with... It is not confirming, it is deciding in the MC meeting. Right, sir. Sorry. Oh, तो क्या कोई एसजीएम ऐसा कंडक्ट किया जा सकता है जिसमें जो एजेंडा है वो एमसीएम में हुआ ही नहीं, मतलब मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग भी नहीं हुआ, ना उसमें कोई एसजीएम का एजेंडा हुआ, फिर भी एसजीएम हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो एजेंडा कहाँ से आ गया फिर? किसके मनमानी से, मर्जी से आया? जो हाँ, जो भी मीटिंग कॉल करोगे, जो भी आप मीटिंग कॉल करोगे वो मैनेजिंग कमेटी के मेजॉरिटी डिसीजन पे किया जाता है। एजेंडा मैनेजिंग कमेटी के मेजॉरिटी डिसीजन से, कमेटी के मेजॉरिटी डिसीजन, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा, all decision with the majority consent of the MC meeting, any duly called MC meeting, any duly recorded MC resolution. Agreed, sir. बाकी सब गैर कानूनी है। जी अच्छा, सो अगर ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी 2 मेंबर्स ने मिलके ऐसा कुछ तय कर दिया और एसडीएम प्रपोज कर दिया, एसडीएम हो भी गया, इज इट इलीगल? हाँ, गैर कानूनी है, पुलिस में एफआईआर फाइल कर दो। ओह ओके, तो एमसीएस में ऐसा कोई प्रोविजन है व्हिच कैन बी यूज्ड टू मार्क दिस एज एन इलीगल एसडीएम? एमसीएस एक्ट में आप इसको डिस्प्यूट का कलर देके कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव कोर्ट यही बोलेगा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, मीटिंग सेट असाइड हो जाता है या रेजोल्यूशन में रिवोक कर देता हूँ। और आपके हजारों रुपए भी खर्चे हो जाएंगे और काफी समय भी खर्च, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप एक बार पुलिस एफआईआर कर दोगे या प्राइवेट क्रिमिनल केस कर दोगे तो दोबारा ऐसी घटनाएं सोसाइटी में होना बंद हो जाएंगी।
It can also be taken up in consumer court, sir? No, sir. Cooperative court, Acha. criminal court. Okay, sir. Thank you. If I may be permitted for the second query, sir. Okay. सर आपने कहा था कि एसजीएम ने पास ए रिजोल्यूशन फॉर री ऑडिट under section 81 for the last 5 years. So can this re-audit be proposed and conducted by another auditor other than the one who has already done the audit for the earlier year? ऑडिटर को चूज करने का अधिकार जनरल बॉडी को है। Okay. आपके रिक्विजिशन में 5 साल को जो रिक्विजिशन अगर सोसाइटी की तरफ से ऑडिट करवाना है तो वैसा वाला प्रॉपरली वर्डेड एसजीएम का एजेंडा होना चाहिए जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई डिसाइड ऑन कंडक्टिंग री ऑडिट फॉर लास्ट 1 year, 2 years, up to 5 years, whatever. Relevant audit fees is approved to be paid by the society, and we propose so and so auditor. तो उस समय आप मीटिंग के दौरान आप बोल सकते हो कि इस ऑडिटर से कराया जाए। मेजॉरिटी Right, so अगर ये all पास हो जाता है तो देन वेल एंड फाइन। जी जी, तो इसका मतलब ये 76(1) में ही बेस्ट ऑप्शन है टू प्रपोज दिस काइंड ऑफ री-ऑडिट। Of course, in 76(1) you can do so many things which the managing committee does not want to do. Right, sir. Understood. Thank you so much. Thank you, Mr. Josh, for joining in. Okay, or anybody has any other questions? बोलिए शाह साहब, कीर्ति शाह। अभी जो डिस्कस हुआ कि मैनेजिंग कमेटी की मेजोरिटी में एसजीएम ले सकती है, लेकिन चेयरमैन अकेला भी अगर एसजीएम ले सकता है ना? वो मैनेजिंग कमेटी के डिसीजन से लेगा। वो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चेयरमैन को पावर है? मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं, एसजीएम लेने का अकेला पावर चेयरमैन को है? वही मैंने बोला कि मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में उसको डिसाइड करना है, सेक्रेटरी को बोलना है कि एसजीएम लेना है, और अगर सेक्रेटरी या बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बोलते हैं तो उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एमसी मिनट्स में कि मैं क्यों लेना चाहता हूं। लेकिन मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में रिकॉर्ड करे बगैर आप एसजीएम नहीं ले पाओगे सोसाइटी की तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर प्रेमजी चारला। नमस्ते सर। प्रेमजी चारला। हाँ सर, मेरा बोलिए सर। क्या महीना एजीएम हो गया, ऑनलाइन हो गया। मैं उसमें ऑब्जेक्शन किया था कि ऑनलाइन एजीएम नहीं चलता है अभी, ऑफलाइन में से हॉल भाड़े से ले वो करो। तो बोले कि अब सब चीजें ऑनलाइन चलेगी, अब नहीं करेगी। ओके। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न था, इसका ऑब्जेक्शन लिखने के मिनट आ गया, उसमें लिखा था कि दिस एसोसिएट मेंबर इज अटेंड मीटिंग। मेरा ऑब्जेक्शन लिखा नहीं। तीसरा बात है कि अभी मेरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट गया है तो उसके वजह से छोटा सा कुछ ऑफिस है वो खोलते नहीं, बिल्डिंग के कंपाउंड में है। और दूसरा बोले कि हम बोला अदर ऑफिस ले लो, वो बोलेगा 15,000 रुपया ऑफिस का चार्ज लगेगा, 15,000 रुपया मैनेजमेंट का, 30,000 रुपया आप भरेगा, मेंबर भरेगा। आप खुद तो ऑफिस लेते नहीं तो ऑफिस नहीं लेते, आपको जो करना हो करो, ऐसा उनका रिप्लाई है। बोलिए। जनरल बॉडी के मीटिंग के दौरान एजेंडा आइटम पे चर्चा हो सकती है। हाँ। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो एजेंडा आइटम नहीं है वो, इसके लिए आप उस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। ओके। सर एजेंडा में कुछ लिखा ही नहीं था, ओनली अकाउंटिंग के बारे में एजेंडा था। हाँ, कोई एजेंडा आप नहीं। अकाउंटिंग के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग के एजेंडा के टाइम पे ये आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये एसोसिएट मेंबर है, इसको अलाउ करो नहीं करो, ये मीटिंग इधर करो, दुकान में करो या होटल में करो या यहाँ पे करो वहां पे करो। वो सब एजेंडा आइटम में नहीं है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। जो एजेंडा में लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करना है। हाँ,
उसके अलावा आप और कोई पर्सनल चीज नहीं बोल सकते कि मेरा लेटर नहीं लिया सोसाइटी ने, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, मेरा एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे। वो सब जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा नहीं होता है, इसके लिए आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते। सर ठीक है, मगर ऑब्जेक्शन जो रेस किया था, ऑब्जेक्शन मिनट में नहीं लिखा। ऑनलाइन के लिए ऑब्जेक्शन था, ऑफलाइन करो, ऑफलाइन। अच्छा 1 मिनट, 2 वो मिनट। एजेंडा में चारला साहब, वो एजेंडा में था क्या आपका ऑब्जेक्शन? एजेंडा रिलेटेड था क्या कोई? हाँ, एजेंडा रिलेटेड था। ऑनलाइन मीटिंग लिखा था कि सो डेट को सो टाइम एजेंडा ऑनलाइन मीटिंग है। So that is a period, that is what is in the notice. It is not an agenda. नोटिस भी व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ, तो अगर आपको ये सब चीज से तकलीफ है हाँ, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर हो सकता है। अच्छा। और और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में अधिकार नहीं है ये सब चीज को सुनवाई करने का। और सर ऐसा सेम मीटिंग 2 महीने पहले हॉल लेके ऑफलाइन किया था। कुछ ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था, मेरी कंप्लेंट की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी करने के लिए उन्होंने स्पेशल हॉल लेके मीटिंग किया। तो हॉल का खर्चा किसने भरा? एडमिनिस्ट्रेटर ने भरा? नहीं, सोसाइटी तभी सोसाइटी का हाथ में था, सोसाइटी नहीं भरा, कमेटी मेंबर। ठीक है, तो मैनेजिंग कमेटी के अधिकार में है तारीख तय करना, समय तय करना, जगह तय करना मीटिंग के लिए। सेम अधिकार है, तो ये भी ऑफलाइन का भी वो 5-17 मई को कुछ सर्कुलर था गवर्नमेंट का, जीआर था, उसमें ऑफलाइन का ये ऑनलाइन का अभी कंपल नहीं है। ठीक है, अगर उस सोसाइटी ने वैसा किया हुआ है तो अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसा बताया, अगर आपको लगता है कि गलत किया है, वो मीटिंग को सेट असाइड करना है या रिजोल्यूशन को सेट असाइड करना है, सेट असाइड का मतलब खारिज करना है, यस। तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट में सुनवाई ही कर सकते हैं उस चीज की, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा, तो भाई कमेटी की मनमानी हो गई। तो हर सोसाइटी में वैसे ही होता है ना। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? आपने चुन के दिया ना किसी को, हाँ, चुन के दिया, करेक्ट। तो वो जो मैनेजिंग कमेटी है चुन के आई है या जबरदस्ती आ गई है? चुन के हम लोग आपके प्रतिनिधि है या आप उनके प्रतिनिधि हो? नहीं, हमारे प्रतिनिधि है। आपके प्रतिनिधि का आपने अधिकार दिया ना कार्यभार संभालने का। यस। तो अगर आपने कार्यभार संभालने का अधिकार दे दिया है किसी को, तो उनको संभालना दो कार्यभार। आप कैसे अपना बोल सकते हो? तो आप अपना मनमानी कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। मानी नहीं, ऑफलाइन में रहेगा तो क्या है, जो हम बात कर सकते हैं ऑनलाइन में तो हमारी बात काट देते, म्यूट कर देगी। और दूसरा बात है, दूसरे लोग बोलते हैं उसको बात बोलने दो, हम बोलते हमको बाकी है बोलने दो। देखिए वो चीजें, वो अभी आप सोसाइटी ने गलती किया है, सरकार का ऑर्डर है, मानने हैं, लेकिन अगर फिर भी सोसाइटी ने गलती किया हुआ है तो उसका कानूनी इलाज तो सिर्फ कोर्ट ही बोल सकता है ना उस चीज के बारे में। ठीक है सर। लेकिन अधिकार तो उनको ये मीटिंग का जगह तय करने का, डेट तय करने का। वैसे आपको जानकारी दे दूं और बाकी दोस्तों की भी जानकारी दे दूं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आज के दिन पे वेरी वेरी एक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है कि सोसाइटी के अधिकार में रहेगा कि वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, इवन कंपनीज एक्ट में भी मीटिंग जो है वो ऑनलाइन परमिसिबल है और ऑनलाइन हो भी रही है। आप ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हो, आपको तो ये शायद जानकारी होगी। तो ठीक है, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, हमारे जो देश का कार्यभार भी हो रहा है यहाँ से वहाँ, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। सही, मगर ये गवर्नमेंट का जीआर अभी निकाला है कि ऑनलाइन नहीं है, करू नाही सकत, ऑफलाइन असे करायला पाहिजे ऐसा जीआर है। करेक्ट है। तो ये आप गलती हुआ है ना, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाइए, लेकिन आगे पीछे आप ये ध्यान रखें कि लगभग सभी कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी मैं आपसे मिल कहाँ रहा हूँ? ऑनलाइन मिल रहा हूँ। करेक्ट सर। ना कोई अंधेरी में बैठा हुआ है, कोई पुणे का, कितने लोग पुणे से ज्वाइन हुए हैं, अच्छा, ओके, कोई लोग थाने से ज्वाइन हुए हैं। करेक्ट। तो ऑफलाइन करेंगे तो सबको आना है ना, खर्चे होने हैं ना सबके, टाइम जाता है। तो इज इट नॉट बेटर कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए? आप रेलवे का टिकट कहाँ से बुक कर रहे हो? आप खिड़की में जाके खड़े तो नहीं करते हो ना? नहीं, कम करते हैं। 5 मिनट में आपका रेलवे का टिकट बुक हो जाता है, 5 मिनट के अंदर आपका
एयरलाइन का टिकट बुक हो जाता है, 5 मिनट के अंदर ही अंदर आप सारा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो। बस शब्द क्या है? ऑनलाइन। ओके सर, मग हे क्या अभी है पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, आपको जानकारी हो तो। सर? ओके, मगर क्या है, जो ऑब्जेक्शन लेगा कमेटी मेंबर, जो मीटिंग होती है ऑब्जेक्शन लेगा, उसका फिर म्यूट करे या तो उसको बोलने नहीं देगा, ज्यादा बोलेगा नहीं आप, मैं दूसरा बीच में बोलेगा, जो वहाँ ऑपरेट करते हैं वो सब बोलते रहेंगे कुछ न कुछ चाचा बात। साहब, ऐसा है ना कि ये डिस्प्यूट जो है ना वो हर सोसाइटी में चलता है, करेक्ट। ठीक है? यस, और इसका जिम्मेदार मैनेजिंग कमेटी नहीं है, हम लोग ही है, मेंबर जनरल बॉडी है, क्योंकि आपने चुन के लेकर आया ऐसे लोगों को। ही। आप चुन के क्यों लेकर आए आपको पता है? क्या अच्छा क्योंकि आदमी आपको खुद नहीं, अच्छा आदमी नहीं, आपको खुद नहीं खड़ा होना है, आपको खुद हिम्मत नहीं है। आपके 100 मेंबर के सोसाइटी में कितने लोग नीचे आते हैं जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने के लिए? 45 एवरेज। कि बाकी 60 जन सो रहे, बीमार पड़ गए, मरमुरा गए, क्या हो गया उनको? बोलेगा जनरल नहीं आते, कम आते। आपके इलेक्शन आप लड़ते, इलेक्शन होता है सोसाइटी में, 100 मेंबर के सोसाइटी में, तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 10 आदमी मुश्किल से। और कई सोसाइटी में तो 10 फॉर्म, जो कोरम है उसके नीचे फॉर्म भरा जाता है। बाकी लोगों को क्या हो गया, क्यों नहीं आते वो? तो क्या उनको अधिकार है बाद में कंप्लेंट करने का? जो आदमी काम कर रहा है, जो आया हिम्मत करके, आपने तो हिम्मत किया नहीं आने के लिए। नहीं सर, हम आप तो जनरल बॉडी मीटिंग में भी, आपका मतलब आपसे नहीं बोल रहा हूँ चारला साहब, मैं जनरल बॉडी मेंबर से बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो जब उनको हिम्मत ही नहीं थी आने की, काम करने की, इलेक्शन लड़ने की, जनरल बॉडी मीटिंग में आने की, तो आप उनसे और क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। तो गलती किसकी हुई सब यहाँ पे? करेक्ट, करेक्ट सर। और गलती अगर मैनेजिंग कमेटी कर रहा है, तो जो एक दो जो मेंबर हैं, जैसे प्रेमजी चारला साहब हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, तो उनके पास में उपाय है, कोर्ट में जाओ, क्रिमिनल केसेस करो, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। एक ही बार क्रिमिनल केसेस करना है, एक दो बार ही करना है, अपने आप सोसाइटी सुधर जानी चाहती है। ओके, क्रिमिनल भी जब सुधरने के बाद में जो 10 लोग आए आपके सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी में, अगली बार उसमें से 4 लोग भी नहीं आएंगे। आप ये मानते हैं? आप तो तजुर्बेकार हैं जिंदगी के। सर ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद। कुछ मैं तो है, थोड़ा नॉलेजेबल है उसमें, करता हूँ पेपर बहुत। गलती पब्लिक की है। करेक्ट। शासन को, कार्यभार करने वाले को आप दोष नहीं दे सकते। वो तो जो ऐसा है, अंग्रेजी में कहावत है कि जो कुर्सी पे आया वो दिमाग से करप्ट होने ही होने वाला है, आज कल परसों होने ही होने वाला है। जैसे कुर्सी पे अधिकारी के तौर पे बैठेगा वो, उसका दिमाग खराब होने ही होने वाला है। तो छोटी छोटी लालच लगेगी। हाँ, उसको लगेगा मैं अभी पावर पे आ गया। यस, करेक्ट है ना? भले वो सोसाइटी हो या और कोई भी अधिकारी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, किधर भी हो, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। करेक्ट। हिंदी का अनुवाद ढूंढ लीजिएगा। फिर बोलते तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऐसा है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है। गलती अगर अपनी है तो अपने को मानना चाहिए। आज मैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए नहीं आया, आपके 100 सोसाइटी में से 60 लोगों का फॉर्म भरो, 70 लोगों का फॉर्म भरो, नहीं है ना? मेजोरिटी कोई भी सोसाइटी बोलेगा अपने घर में 24 घंटा पानी आ रहा है ना, बहुत हो गया, लिफ्ट चालू है, सफाई वाला आ गया, कमेटी कुछ भी करे, अपने कुछ लेना देना नहीं है। वैसे खुद गर्जी के सोसाइटी में आपको ऐसे ही मैनेजिंग कमेटी के लोग मिलेंगे जो अपना भी खुद गर्जी निकालेंगे। आपकी खुद गर्जी क्या है? अरे भाई मेरे घर में पानी आ रहा है, स्वीपिंग हो रहा है, ये हो रहा है, आपका मतलब निकल रहा है। करेक्ट। तो जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में आया वो भी अपना मतलब निकालने के लिए आया। तो गलती क्या हो रही है? किससे गलती हो रही है? मेरी हो रही है, खुद की, मेंबर की कुछ। और वो मेंबर क्या करता है? खाली व्हाट्सएप गेम खेलता है। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, ऐसा करूं मैं, वैसा करूं मैं, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, मीटिंग कितना दिन में बंटना चाहिए, मिनट्स कितना दिन में बांटना चाहिए, नहीं बांटा तो क्या करूं मैं, ये करूं मैं, वो सब खाली व्हाट्सएप में करता है। लेकिन अगर उसको बोलो कि नहीं बांटा है तो कोर्ट कचहरी जाओ। कोर्ट का चक्कर थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है और एग्जैक्टली।
लेकिन देश के कानून में आपको प्रोविजन दिया हुआ है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। न्याय तो वहीं आप मिलेगी, न्याय आप नहीं जाते हो तो अपनी गलती स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी है। एनीवे मिस्टर चारला साहब, धन्यवाद आपका ज्वाइन होने के लिए। और आप जैसे तजुर्बेकार इंसान से ओपिनियन लिया तो और भी अच्छा रहा। ओके थैंक यू सर। तो आज का वेबिनार हम कंक्लूड करते हैं। हेलो हेलो हेमंत जी, हेलो। हाँ बोलिए। मेरे को एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। कि ये है, अरे वर ठेवत हेलो। हाँ बोलिए। कमेटी का कोरम नहीं है और कंटिन्यू कर रही है कमेटी, तो क्या कर सकते हैं? अगर फाइट करना है और हाँ तो रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करो और उसको बोलो कि कोरम खत्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाओ, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाओ, नया इलेक्शन लगाओ। और कोरम नहीं है क्योंकि अभी जैसे चारला साहब को बताया, कोरम इसके लिए नहीं है। क्या बता सकते हैं कोरम क्यों नहीं है सर? हाँ, वो रीजन ये है कि उन्होंने रिजाइन किया है। एक जो ट्रेजरर थे उन्होंने फ्लैट सेल कर दिया, तो रेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। ये तो नॉर्मल सोच समझ हुई। कोरम इसके लिए Correct? नहीं है, कोरम इसके हाँ। लिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी के लोग आते नहीं है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अगर पूरा स्ट्रेंथ है तो कोरम गिरता नहीं है कभी भी। कोई भी सोसाइटी में कोरम नहीं गिरता है। एनीवे, और किसी को कोई प्रश्न है? हमारे पास 2 मिनट है और बात करने के लिए। सर पूछूं मैं? हाँ, एक पूछिए। मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये व्हाट्सएप ग्रुप अभी लीगली हो चुका है या नहीं हुआ है? जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग्स का कुछ डालना है तो आप सॉरी, अलग जो है भी ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर आप कुछ भी डालते हो तो वो परफेक्टली लीगल है। एविडेंस एक्ट के अंदर में वो कवर्ड है। आप ईमेल पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। आपके सोसाइटी का जो इंटरनल मीडिया ग्रुप है, जैसे अपार्टमेंट अड्डा टाइप के कुछ ऐप्स हैं, उसमें डाल सकते हो। लेकिन ये सब डालना ही अगर आपको, तो उसको प्रॉपर जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि आपका कौन सा मीडिया आप यूज करोगे ये सब कागज पत्री का कामकाज करने के लिए। ये अमेंड करना होगा अपने बायलॉज में कि नॉट नेसेसरी? बायलॉज में अमेंड करे बगैर आप अगर और कुछ करते हो तो आप मन मानी का काम करते हो फिर। तो ये करना होगा फिर। यस सर। थैंक यू सर। आज का वेबिनार हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड suggestions. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. और साथ में आप सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं और नवा वर्ष की भी शुभकामनाएं। रिमेन हेल्दी एंड पीसफुल। थैंक यू एवरीबॉडी। सर आपको भी थैंक यू। सर आपको भी। तब आपको भी थैंक यू सब। दिवाली हैप्पी दिवाली। दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।